डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट पीस्ट शॉप सिस्टम। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 81। दोनों दुकान में दाखिल हुए और लुओ यांग उत्साह से दौड़कर दूसरी मंजिल पर स्थित प्रजनन कक्ष में चला गया। वह ची यान को कौशल अनुकरण प्रशिक्षण कक्ष में ले गया। लुओ चेन ने बाहर से ही उनके लिए कौशल प्रशिक्षण सक्रिय कर दिया। आमतौर पर दूसरे लोग अपने जानवरों को अंदर ही प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन लुओ चेन की क्षमता विरासत प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए उसे प्रशिक्षण देने के लिए पूरी तरह से एक जानवर की तरह माना जा सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आइस फ्लेम लान किंग चियान पहले ही स्पिरिट रैंक 3 स्टार स्तर तक पहुंच चुका था, इसलिए लुओ चेन ने उचित प्रशिक्षण तीव्रता निर्धारित की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दोनों अभिभूत न हो जाएं। लुओ यांग चियान को प्रशिक्षण देने में बहुत लगन थी। पिछली बार जब उसने उसे देखा था, तब की तुलना में उसका शरीर आकार में 1 गुना बड़ा हो गया था और जमीन पर खड़े होने पर वह लुओ यांग के कंधे तक पहुंच गया था। इसके अलावा इसके करीब जाने मात्र से ही कड़ाके की ठंड महसूस की जा सकती थी, ऐसी ठंड जिसका मतलब था कि गर्मियों के बीच में भी एयर कंडीशनिंग की कोई जरूरत नहीं थी। कौशल अनुकरण प्रशिक्षण कक्ष में दर्ज किए गए कौशलों के प्रकारों में भी वृद्धि हुई थी। फायरबॉल, लाइटनिंग, अर्थ स्पाइक, वाइंड बाइंड, ग्राउंड फिशर, विंड ब्लेड, विभिन्न कौशलों का बारी बारी से लुओ यांग और चियान पर प्रयोग किया गया। समय समय पर उन्हें मायावी दुनिया के हमलों का भी सामना करना पड़ता था, जिससे वे दोनों लगातार तीव्र संघर्ष की स्थिति में रहते थे। हालांकि एक ही प्रशिक्षण सत्र का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। कम से कम उन दोनों की आभा काफी मजबूत हो गई थी और कई कौशल तो वे तुरंत ही प्रयोग कर सकते थे। इसके अलावा वे आने वाले हमलों के अनुसार अपने कौशल की तीव्रता को समायोजित कर सकते थे, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वे कम से कम ऊर्जा के साथ अधिक हासिल कर सकें। 2 घंटे बाद प्रशिक्षण समाप्त हो गया। लुओ यांग और चियान जमीन पर बेसुध पड़े थे। अंत में लुओ चेन अंदर गया और लुओ यांग को बाहर निकाला। जहां तक चियान की बात है, माफ कीजिए, उसका शरीर बहुत बड़ा और भारी था। लुओ चेन ने कहा कि वो उसे बाहर नहीं निकाल सका। चियान के संघर्ष करते हुए बाहर निकलने के बाद उसने जानबूझकर रूपांतरण कुंड में छलांग लगा दी। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, रूपांतरण कुंड का पानी लगभग छलक गया। हालांकि चियान का ध्यान इस पर नहीं था, बल्कि उसने आनंद से अपनी आंखें बंद कर ली और पूल के पानी की विशेष ऊर्जा के तहत उसकी मांसपेशियों में सुखद झुनझुनी और आराम महसूस हो रहा था। उस व्यक्ति और जानवर को दूसरी मंजिल पर आराम करने के लिए छोड़कर लुओ चेन अकेले तीसरी मंजिल पर गया और किंग्यू गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। पिछली बार उन्होंने लियांग कॉर्पोरेशन को 3 जानवर दिए थे। पवन अग्नि द्विपंखित पक्षी में बहुत अच्छी क्षमताएं थीं, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पतला शरीर सवारी के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं था। गुवान्यू गौरैया का विकसित रूप, क्राउन्ड गोल्डन फेदर गौरैया का शारीरिक आकार तो बहुत उपयुक्त था, लेकिन उसकी गति लुओ चेन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थी। सैब्रटूथ टाइगर, तलवारधारी स्पिरिट टाइगर और गोल्डन स्ट्राइप सैब्रटूथ टाइगर के विकसित रूप भी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे। लुओ चेन ने किंग्यू गुप्त क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, अंदर मौजूद सभी जानवरों के नाम और उनके विकास पथ को देखा, अपना सिर हिलाया और महसूस किया कि कोई भी उपयुक्त नहीं है। इसके बाद लुओ चेन ने एक और गुप्त क्षेत्र, स्टोन स्पिरिट सीक्रेट रियल में प्रवेश किया। वह इन प्रेतात्माओं में से उन भाग्यशाली प्राणियों को ढूंढना चाहता था जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हों। सौभाग्यवश गुप्त क्षेत्र के सभी जानवरों को राजा के पद द्वारा एक साथ रखा गया था। स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट मौजूद थी, इसलिए लुचेन को उन्हें एक एक करके खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने तारामयी पत्थर की आत्मा से उसे एक मोटी पत्थर की दीवार पर स्थापित करवाया। लुओ चेन ने अपनी सत्य दृष्टि का उपयोग करके ऊपर से एक एक करके जानवरों को देखा। उसने उन जानवरों का चयन किया जिनके पास वर्तमान में विकास पथ थे और जिनके विकास पथ के नाम लुओ चेन की आवश्यकताओं से कुछ हद तक मेल खाते थे, उन्हें चुन लिया गया। लुओ चेन ने तारामयी पत्थर की आत्मा से इन चयनित जीवों के लिए एक नया बाड़ा बनाने और उन्हें अलग अलग छोड़ने का अनुरोध किया।
अंत में लुओ चेन ने सैकड़ों स्पिरिट रैंक के जानवरों में से 5 जानवरों का चयन किया, जिसमें स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट भी शामिल है। वे थे डॉन बर्ड, सिल्वर वॉहर्स, गोल्डन विंग्ड लाइट बटरफ्लाई, वंडरफुल साउंड स्पिरिट स्पैरो और एजोर क्लाउड स्पिरिट क्रेन। ये वे कुछ जीव थे जिन्हें लुओ चेन गुप्त क्षेत्र में मौजूद विकास पथ वाले जीवों में से अधिक उपयुक्त मानता था। हालांकि उनके विकास के लिए आवश्यक सामग्री वास्तव में एक बड़ी समस्या थी, और उनमें से कई के बारे में लुओ चेन ने कभी सुना भी नहीं था। ड्रैगन यांग घास, हजार सारस चीड़ की शाखाएं और पत्तियां, कठोर आत्मा रेशम, सुबह की पहली किरण, उगते सूरज की आग। लुओ चेन शिकायत किए बिना नहीं रह सकी, ये किस तरह की सामग्री हैं? सुबह की पहली किरण को ही ले लो, उसे कैसे इकट्ठा किया जाता है? क्या वह भी कोई सामग्री हो सकती है? क्योंकि वह कम समय में इन सामग्रियों को इकट्ठा नहीं कर सका, इसलिए उसे केवल पेशेवरों को ही यह काम सौंपना पड़ा। इसलिए लुओ चेन ने अपना टर्मिनल निकाला, एक संदेश संपादित किया और उसे अपने कई पुराने ग्राहकों को एक समूह संदेश में भेज दिया। ये सब करने के बाद लुओ चेन ने अपने बगल में मौजूद स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट को इन 5 जानवरों का अच्छे से ख्याल रखने का निर्देश दिया, और उसने अपना इनाम पेश किया, 10 लीटर स्पिरिट स्प्रिंग वाटर। स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे से निकलने के बाद लिटिल फ्लफबॉल और लिटिल डॉट स्वाभाविक रूप से लुओ चेन के पीछे पीछे चलने लगे। हालांकि इस दौरान लुओ चेन अपनी ब्रीडक क्षमताओं को प्रशिक्षित कर रहा था, लेकिन उसने दोनों छोटे बच्चों के पालन पोषण की उपेक्षा नहीं की थी। 2 पूंछ वाली बिल्ली, लेक्सियन, पहले ही स्पिरिट रैंक 4 स्टार क्षेत्र में पहुंच चुकी थी, जो लुओ यान के आइस फ्लेम लान किंग, ची यान से 1 स्टार ऊपर था। क्लाउड वेल की बात करें तो ताइकियान अनुबंध से पहले ही उसका स्पिरिट रैंक द्वितीय सितारा था। अब इस साधना काल के बाद वह स्पिरिट रैंक 5 सितारा तक पहुंच गया है, जो लेक्सियन के स्तर से भी ऊंचा है। उन दोनों की तीव्र प्रगति का श्रेय लुओ चेन द्वारा उन्हें ऊर्जा पत्थरों और आध्यात्मिक झरने के जल से पोषित करने के साथ साथ रूपांतरण कुंड में निरंतर स्नान करने को भी जाता है, जिससे उनकी शारीरिक गुणवत्ता और योग्यता में चुपचाप सुधार हुआ। हालांकि वे अभी तक उत्कृष्ट से परिपूर्ण नहीं हुए थे, फिर भी उत्कृष्ट के भीतर भी अंतर होते हैं, और वे निस्संदेह अब उच्च श्रेणी के लोगों में से थे। अपनी वृद्धि के दौरान लेक्सियन ने 2 नए कौशल सीखे। चपलता पीला स्तर 2 पूंछ वाली बिल्ली की खतरे की पूर्व सूचना अधिक संवेदनशील हो जाती है, और उसकी प्रतिक्रिया तेज हो जाती है। स्पिरिट बर्स्ट प्रोफाउंड टियर 2 पूंछ वाली बिल्ली लक्ष्य क्षेत्र के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को संपीड़ित करती है और फिर नुकसान पहुंचाने के लिए इसे विस्फोटित करती है। ताइकियान की बात करें तो उसे केवल एक नया कौशल प्राप्त हुआ है। कोलोसस प्रोफाउंड टियर क्लाउड वेल अपने मुख्य शरीर का लगभग 50 मीटर आकार का एक प्रेत बनाता है, जो लक्ष्य क्षेत्र के भीतर समाहित हो जाता है। इस कोलोसस को लक्ष्य पर प्रभाव क्षति पहुंचाने के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। ये कौशल लॉ, हेवन और अर्थ के निम्न स्तरीय संस्करण जैसा दिखता था, लेकिन फिर भी यह आध्यात्मिक प्राणियों के बीच एक बहुत अच्छा कौशल था। लुओ चेन ने अपने खाली पॉइंट्स अकाउंट बैलेंस को देखा और आह भरे बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि उसे सिस्टम के कार्यों को जल्दी से फिर से पूरा करना होगा। पिछला कार्य पूरा करने के बाद भी उसके पास 200 अंक शेष थे, लेकिन उसने मूनस्टार स्पिरिट की स्मृति को मिटाने के लिए डस्ट फॉरगेटिंग फ्लावर खरीदने के लिए 50 पॉइंट खर्च किए। शेष 150 अंकों का उपयोग 15 अंक प्रति पत्थर की दर से ऊर्जा पत्थर खरीदने के लिए किया गया। अन्यथा उसके बगल में बैठे दोनों छोटे बच्चे इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाते। अल्पविराम। अगली सुबह 8:30 बजे लुओ चेन सुबह सुबह मायावी दुनिया में प्रवेश कर गया। उन्होंने जिन मेहमानों को आमंत्रित किया था, वे भी निर्धारित समय पर पहुंच गए। लियुगुआंग शहर के किन परिवार से किन झो आए, फैंग परिवार से ही फैंग किग्यांग आए, जो किग्यांग शहर के नगर प्रमुख थे, और हे परिवार से ही हे लियांग्यू आए, और लियांग कॉर्पोरेशन से लियांग जिंगसी। तीनों प्रमुख परिवारों की तुलना में, जिन्होंने राजा रैंक के पशु स्वामी भेजे थे, लियांग कॉर्पोरेशन के लियांग जिंगसी का रैंक वास्तव में बहुत कम था। उस समय लियांग जिंगसी को केवल क्षण भर के लिए घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसकी खूबसूरत आंखों में एक बिल्कुल उपयुक्त मुस्कान थी, और एक कनिष्ठ छात्रा के रूप में उसका विनम्र स्वभाव स्पष्ट था। मायावी दुनिया में स्थित चेन्यांग पालतू जानवरों की दुकान अब वह साधारण सी जगह नहीं रह गई थी जो कभी हुआ करती थी, क्योंकि लुओ चेन ने नगर स्वामी के महल से स्कैनिंग उपकरण पहले ही खरीद लिए थे।
स्टोर में मौजूद फर्नीचर और सुविधाएं जिन्हें इल्यूजन वर्ल्ड में प्रदर्शित किया जा सकता था, पहले ही साकार हो चुकी थीं। तो जब पांचों लोग बैठ गए और आपस में बातचीत कर रहे थे, तब लुओ चेन ने आज की सभा का उद्देश्य बताते हुए बोलना शुरू किया। मैंने आप सभी को आज यहाँ इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि मुझे एक व्यावसायिक मामले पर चर्चा करनी है। लुओ चेन ने उनके चेहरों के भावों को गौर से देखा और पाया कि वे सभी ध्यान से सुन रहे थे। अपने हाथों को हिलाते ही उसकी बाहों में दो सुगंधित आत्मा से जुड़े खरगोश प्रकट हो गए। इन्हें भी वास्तविक दुनिया से स्कैन करके लाया गया था। मायावी दुनिया में दोनों खरगोशों को इस मायावी दुनिया की कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा नियंत्रित किया जाता था। लुओ चेन ने इन दो खरगोशों को प्रदर्शित करके उन्हें ये घोषणा की कि उसके पास अभी भी दो तैयार सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश हैं, जिससे उसके बाद के शब्दों को और अधिक बल मिला। जैसा कि अपेक्षित था, किन झो और फैंग की यांग की प्रतिक्रिया सबसे तीव्र थी। उनकी निगाहें लुओ चेन की बाहों में मौजूद दो सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोशों पर टिकी हुई थीं। ही लियांग्यू और लियांग जिंगसी की प्रतिक्रियाएं शांत थीं, लेकिन नीलामी का अनुभव होने के कारण दोनों ही खरगोशों के महत्व को गहराई से समझते थे। चेन्यांग पेट स्टोर में सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाले खरगोशों का स्टॉक होने के कारण स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ संदेह हुआ। आखिरकार परिवार की विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे जानवर के लिए अगर उनके पास और जानवर नहीं होते, तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि चेन्यांग पेटस्टो उन्हें नीलामी के लिए रखने को तैयार होगा। हालांकि इस बार दोनों का खुलासा एक साथ हुआ। चेन्यांग पेटस्टो के इस भव्य कदम ने लोगों का ध्यान लुओ चेन द्वारा उल्लिखित व्यवसाय की ओर और भी आकर्षित किया। हाल ही में चेन्यांग पेटस्टो को कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ी, लेकिन हमारे स्टोर के चैनल बहुत सीमित हैं, बड़े व्यवसायों की तुलना में उतने व्यापक नहीं हैं। तो मैं आप सभी परिवारों से कुछ सामग्री इकट्ठा करने में मदद करने का अनुरोध करता हूँ। इनाम के तौर पर ये दो सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाले खरगोश मिलेंगे जिनमें उत्कृष्ट योग्यता है और जिन्हें मैं पकड़े हुए हूँ। ये सुनकर कि लुओ चेन वास्तव में सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोशों को इनाम के रूप में दे रहा था, किन झों की सांसें तेज हो गईं। हालांकि मायावी दुनिया में सांस लेना आवश्यक नहीं है। हालांकि शरीर की स्वाभाविक आदतों के कारण हर कोई अवचेतन रूप से इस व्यवहार को बनाए रखता है। ही लियांग्यू सीधे बैठ गई और शांत भाव से बोली, युवा स्वामी लुओ, क्या आप इनाम के तौर पर उनमें से केवल एक ही दे रहे हैं या दोनों? इसके अलावा हमारे चारों परिवारों के लिए इन्हें आपस में बांटना भी मुश्किल होगा। लुओ चेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये सामग्रियां दुर्लभ हैं। स्वाभाविक रूप से जिस परिवार के पास सबसे अधिक पूर्ण सेट होगा, उसे ही ये प्राप्त होंगे। हालांकि हमारा चेन्यांग पेट स्टोर शेष दो परिवारों को खाली हाथ घर नहीं जाने देगा। हम बाजार दर से 10% अधिक कीमत पर सभी सामग्री खरीदने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा दोनों परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर खरीदारी का अधिकार दिया जाएगा, जिसका उपयोग वे अगली बार नए बीस्ट्स के आने पर कर सकते हैं। प्राथमिकता के आधार पर खरीदारी के अधिकार के बारे में सुनकर लियांग जिंगसी की आंखें चमक उठीं। चेन्यांग पेटस्टो के जानवर हमेशा से अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य के रहे हैं। किंग्यून रेयर गुड्स ऑक्शन हाउस के साथ पिछला सहयोग केवल दूसरों की ओर से बिक्री करने तक सीमित था, जिसमें उन्हें कमीशन के रूप में केवल एक हिस्सा मिलता था। कुछ खर्चों को घटाने के बाद किंग्यून रेयर गुड्स ऑक्शन हाउस को वास्तव में ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। उन्हें केवल प्रतिष्ठा ही मिली। अगर वे स्टो से जानवरों को खरीदते और फिर उनकी नीलामी करते, जैसे कि वे ही यानशिंग ने पिछली बार स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट खरीदा था। नीलामी से पहले ही इसे लियुगुआंग शहर के एक प्रभावशाली व्यक्ति के बेटे ने देख लिया और दुगनी कीमत पर वापस खरीद लिया। उस प्रभावशाली व्यक्ति के बेटे की बदौलत लियुगुआंग शहर में लियांग कॉर्पोरेशन का संचालन भी बाद में आसान हो गया। इसलिए लियांग जिंगसी जानती थी कि इस बार उसे लगन से सामग्री एकत्र करनी होगी। उसे सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाले खरगोश को पाने की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर खरीदारी का अधिकार सुरक्षित करना चाहती थी। हालांकि जब हिलियांग्यू ने प्राथमिकता के आधार पर खरीदारी के अधिकारों के बारे में सुना, तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में थोड़ी सी अवमानना झलक गई। चेन्यांग पेटस्टो में उसे केवल सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाला खरगोश ही पसंद था। तथाकथित प्राथमिकता खरीद अधिकार उसकी नजर में बेकार थे। युवा स्वामी लुओ, मेरे महान पूर्वज ने पिछली बार दुकान के साथ एक समझौता किया था, है ना?
क्या आपके द्वारा एकतरफा रूप से शर्तों को बदलना और हमें दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर करना उस समझौते के कुछ हद तक विपरीत नहीं है? लुओ चेन ने ध्यान से सोचा और ऐसा लगा कि ऐसा कुछ मामला था, लेकिन उस समय हुए समझौते के विवरण को याद करते हुए लुओ चेन फिर से मुस्कुराया। क्या हमने यह नहीं कहा था कि दुर्लभ सामग्रियों की जिम्मेदारी खरीदार की होगी? खैर, संयोग से यही वे सामग्रियां हैं जिनकी आवश्यकता है। मैं वादा करता हूं कि अगर आपका परिवार सभी सामग्री इकट्ठा कर लेता है, तो उन्हीं परिस्थितियों में मैं सबसे पहले उस जानवर को आपके परिवार को दे दूंगा। कैसा रहेगा ये? ही लियांग्यू ने अपनी भौहें उठाईं, स्पष्ट रूप से इस शर्त से सहमत होने को तैयार नहीं थी, लेकिन यहाँ पहले से ही दो जानवर मौजूद हैं। लुओ चेन का चेहरा सख्त हो गया। ये दोनों पालतू जानवरों की दुकान में आरक्षित हैं। अगर सामग्री पर्याप्त नहीं है, तो मैं केवल क्षमा मांग सकता हूँ। हम आपके लिए नए सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश विकसित नहीं कर पाएंगे। लुओ चेन के चेहरे के भावों को देखकर, ये जानते हुए भी कि वो अनुचित व्यवहार कर रहा है, ही लियांग्यू असहाय महसूस कर रही थी और केवल मन ही मन अपने दांत पीस सकती थी। फिर लुओ चेन ने मुस्कुराते हुए बाकी लोगों की तरफ देखा और पूछा, आप सभी क्या सोचते हैं? वे और क्या सोच सकते थे? क्या उन्होंने ही लियांग्यू को लुओ चेन के सामने हारते हुए नहीं देखा था? किन झोऊ ने अपने हाथों को थोड़ा सा जोड़कर खुशी से कहा, हमारा किन परिवार निश्चित रूप से आवश्यक सामग्री की सावधानीपूर्वक खोज करेगा। फैंग मानवों का सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाला खरगोश वर्तमान में फैंग की ज्ञान के नगर स्वामी के महल में पाला जा रहा है। वास्तव में, ये खरगोश पूरे फैंग परिवार की संपत्ति नहीं है, बल्कि इसे स्वयं फैंग मानवों ने खरीदा है। फैंग की ज्ञान की मानसिक गहरी चोट सुगंधित आत्मा संबंध खरगोश की कोमल सुगंध से काफी हद तक ठीक हो गई है। इसलिए, वह चेन्यांग पेटस्टो के प्रति आभारी था और स्वाभाविक रूप से लुओ चेन द्वारा प्रस्तावित शर्तों से पूरी तरह सहमत हो गया। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह इस सूची को फैंग परिवार को वापस भेजता है और क्या वे इस पर कोई प्रयास करते हैं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। किसी भी सूरत में, वो खुद पहले से ही नगर स्वामी के महल की सूची की छानबीन कर लेगा, और अगर एक दो चीजें मिल भी गईं, तो उसे चेन्यांग पेटस्टो को मुफ्त में देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। फैंग किंग्यांग ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लियांग जिंगसी ने सबसे आखिर में बात की। सबसे छोटे गुट के रूप में, उसे सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाले खरगोश को पाने की कोई उम्मीद नहीं थी, बल्कि वह पालतू जानवरों की दुकान में जानवरों को प्राथमिकता के आधार पर खरीदने का अधिकार चाहती थी। छोटे बॉस, ये सूची हमारी लियांग कॉर्पोरेशन को दे दीजिए, और हमारी लियांग कॉर्पोरेशन स्वाभाविक रूप से उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। अन्य तीन परिवारों द्वारा अपना रुख स्पष्ट कर दिए जाने पर, हे लियांग्यू ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने भीतर के आक्रोश को दबाया और कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया। उनके हावभाव को देखकर, लुओ चेन ने इसे उनकी सहमति मान लिया और उनके पास मौजूद सामग्री सूची की 4 प्रतियां उन्हें सौंप दी। उन चारों ने सूची में मौजूद सामग्रियों के नामों को देखा और उनके चेहरे के भाव कुछ अजीब से हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके लिए भी सूची में शामिल कुछ चीजें थोड़ी असामान्य थीं। क्या कोई समस्या है? लुओ चेन इन सामग्रियों के बारे में उनकी राय जानना चाहता था। लुओ चेन का सवाल सुनकर किन झोऊ को लगा कि लुओ चेन उनकी ताकत पर संदेह कर रहा है। कुछ नहीं, हालांकि ये सामग्रियां ढूंढना मुश्किल है, लेकिन इनमें से अधिकतर स्पिरिट रैंक के संसाधन हैं। थोड़ी कोशिश करने पर इन्हें हमेशा पाया जा सकता है। किंग रैंक के संसाधनों के एक बड़े हिस्से के बारे में किन झोऊ को पूरा विश्वास था कि उन्हें हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं होगा, कम से कम पहली नजर में तो उसे यही लगा। उन सामग्रियों में से एक, ड्रैगन यांग घास, उनके परिवार के लिए अद्वितीय थी। बाकी तीनों ने किन झोऊ के साहसी और आत्मविश्वासी अंदाज को देखा और मन ही मन थोड़ा संशय में पड़ गए। किन परिवार को सामग्री और संसाधनों में इतनी विशेषज्ञता कब से मिल गई? उन्होंने सूचीबद्ध कुछ सामग्रियों के नाम तक नहीं सुने थे, और उनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा केवल कुछ राजा श्रेणी के जानवरों पर ही पाया जाता था। पहले उन्हें सामग्री के रूप में नहीं माना जाता था, और अब जब उनकी आवश्यकता है, तो उन्हें उन्हें खोजने के लिए एक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। हालांकि, चूंकि किसी ने आगे बढ़कर खुद को मूर्ख साबित कर दिया था, इसलिए अंततः उनके लिए अपने सच्चे विचारों को व्यक्त करना मुश्किल हो गया और वे केवल पृष्ठभूमि में रहकर चुप रह सकते थे। ये देखकर कि उनकी कोई और राय नहीं थी, लुओ चेन ने संतुष्टि से ताली बजाई और कहा, तो मैं एक हफ्ते में आपकी खुशखबरी का इंतजार करूंगा।
एक सप्ताह का समय काफी कम था। हालांकि लुओ यांग की पहली प्रतियोगिता 10 दिनों में थी, इसलिए इन परिवारों को बस काम चलाना होगा। विदाई के बाद चारों आमंत्रित अतिथि प्रकाश के छोटे छोटे बिंदुओं में तब्दील हो गए और दुकान से गायब हो गए। लुओ चेन भी तुरंत ऑनलाइन से हट गया। जैसे ही लुओ चेन होश में आया, उसने लुओ यांग की आवाज सुनी। भाई, नीचे एक छोटा सा मोटा लड़का है जो कहता है कि वो तुम्हारा दोस्त है। दोस्त, छोटे गोल मटोल लड़के कुछ ही शब्दों ने लुओ चेन के दिमाग में तुरंत एक नाम ला दिया, चांग ग्विहिंग। लेकिन उसे उससे क्या चाहिए था? उनका सौदा तो बहुत पहले ही पूरा हो चुका था। लुओ चेन थोड़ा हैरान होकर नीचे गया और उसने देखा कि चांग ग्विहिंग दुकान में खड़ा है और मूनस्टार स्पिरिट उसके कंधे पर बैठी हुई थी, उसके सिर पर दबाव डाल रही थी। उस लाड़ प्यार भरे रवैये को देखकर लुओ चेन खुद को ये कहने से रोक नहीं सका, यह आदमी मूनस्टार स्पिरिट को बेटी की तरह तो नहीं पाल रहा है। छोटे भाई ग्विहिंग, मेरे भाई ने मुझे बताया कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। लुओ चेन ने चांग ग्विहिंग को उत्सुकता से देखा, ये सोचते हुए कि वह क्यों आया था। छोटा ग्विहिंग, कितना अजीब पता है। वह छोटा तो नहीं दिखता था, है ना? चांग ग्विहिंग ने कुछ चिंता के साथ अपने मोटे हाथों को देखा। कल की ब्रीडा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने पर भाई लुओ को बहुत बहुत बधाई। मैंने उस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण देखा और भाई लुओ का प्रदर्शन वाकई शानदार था। जिस प्रतिभा की उन्होंने बात की, वह औषधियों को परिष्कृत करने की सुगम और सहज प्रक्रिया थी। लुओ चेन की उम्र में कई प्रजनकों के लिए एक औषधि को परिष्कृत करना भी मुश्किल होता है। लुओ चेन की तो बात ही अलग है, जो एक साथ कई सामग्रियों को परिष्कृत और मिश्रित करते हैं। अगर टर्मिनल पर बधाई दी जाए तो क्या वही बात नहीं होगी? लुओ चेन अवाक रह गया, उसे हमेशा लगता था कि इस छोटे से गोल मटोल लड़के का व्यवहार और चीजों से निपटने का तरीका समय के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। उनका उसे भाई लुओ कहकर पुकारना एक स्पष्ट संकेत था, स्वयं वह भी उनसे प्रभावित होकर उन्हें भाई ग्विहिंग कहने लगे थे। धन्यवाद, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार हम एक छोटा सा शहर हैं, इसलिए यहाँ वास्तव में बहुत सारे शक्तिशाली युवा ब्रीडर नहीं हैं। लुओ चेन खुद को चांग ग्विहिंग का दोस्त नहीं मानता था, उसके शब्दों में विनम्रता और दूरी झलकती थी। अगर वे सच्चे दोस्त होते, तो वे बहुत पहले से कंधे से कंधा मिलाकर, मैं दुनिया में सबसे अच्छा हूँ, या जब तुम अमीर हो जाओ तो मुझे मत भूलना, कहते हुए घूम रहे होते। हालांकि चांग ग्विहिंग लोगों से शायद ही कभी बातचीत करता था और लुओ चेन की अलगाव की भावना का मतलब पूरी तरह से समझ नहीं पाया। भाई लुओ, मैं आज आपसे विदा लेने आया हूँ। मैं जल्द ही स्टार मून सिटी लौट रहा हूँ। तो वह आज इसी काम के लिए आया था। लुओ चेन को कोई खास भावना नहीं थी, उसने बस विनम्रता से कहा, तो मैं आपको सुगम यात्रा और शुभकामनाएं देता हूँ। चांग ग्विहिंग ने कुछ भावुक होकर कहा, धन्यवाद। ये बगल वाली दुकान का संपत्ति विलेख है। मूनस्टार स्पिरिट को हैच करने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद के रूप में मैंने इसे आपके नाम पर स्थानांतरित कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। ओह, लुओ चेन उसकी इस हरकत से चौंक गई। हमने उस समय इनाम की रकम पहले ही चुका दी थी, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। लुओ चेन ने उसके द्वारा पेश किए गए संपत्ति के दस्तावेज को वापस धकेल दिया। चांग ग्विहिंग ने उसे वापस नहीं धकेला और शांति से ले लिया। इससे लुओ चेन की आंखें अनियंत्रित रूप से फड़कने लगीं। क्या वे आमतौर पर शिष्टाचार के साथ लेन देन नहीं करते थे? मैंने इस साल की यूथ बीस्ट मास्टर प्रतियोगिता में भाग लिया है। मुझे लगता है कि हम राजधानी शहर में मिलेंगे। ये कहने के बाद चांग ग्विहिंग मुड़ा और एक स्थानिक द्वार में चला गया जो किसी समय उसके पीछे खुल गया था। लुओ चेन ने उसकी आकृति को स्थानिक द्वार में गायब होते हुए देखा और कुछ भावहीनता से बुदबुदाया, क्या वह मुझे दिखावा कर रहा है? हकीकत में लौटते हुए लुओ चेन ने दांत पीसते हुए ठान लिया कि अगली बार वह उसे करारा जवाब देगा। किंग्यांग शहर के टेलीपोर्टेशनरी हॉल में प्रकट होकर चांग ग्विहिंग ने अपने कंधे पर बैठे मूनस्टार स्पिरिट से अपने चेहरे पर थोड़ी सी विजय की झलक के साथ कहा, क्या मैंने अभी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया? भाई लुओ को अपनी जबरदस्त ताकत दिखाने और यह साबित करने के लिए काफी था कि मैं एक भरोसेमंद दोस्त हूँ, है ना? मूनस्टार स्पिरिट ने सहमति में सिर हिलाया, बिल्कुल सही। जब आप पर्याप्त शक्तिशाली होंगे तभी लोग आपके मित्र बनने को तैयार होंगे। हालांकि उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि जानवरों के बीच दोस्ती के नियम मनुष्यों पर बहुत अच्छी तरह से लागू नहीं होते हैं।
चांग गुहेन के दिखावे को याद करते हुए और दांत पीसते हुए लुओ चेन ने कैशियर काउंटर पर संपत्ति का दस्तावेज देखा और तुरंत फैसला किया कि अगली बार वह चांग गुहेन के सामने दिखावा करने की संख्या एक कम कर देगा। पैसा शायद दूसरों को प्रभावित न करे, लेकिन लुओ चेन के लिए यह बहुत प्रभावी साबित हुआ। चांग गुहेन के जाने के अगले दिन किंग्यांग शहर की युवा पशु प्रशिक्षक प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू हुआ। लुओ चेन और लुओ यांग ठीक समय पर नगर प्रमुख के महल के सामने वाले चौक पर पहुंचे। चौक के बाहर का इलाका अभी भी चहल पहल से भरा हुआ था, लेकिन चौक के अंदर का हिस्सा, जिसे चारों ओर से घेर दिया गया था, सुनसान लग रहा था। आखिरकार पहले दौर में 900 प्रतिभागी थे, लेकिन दूसरे दौर के लिए केवल 20 ही बचे थे, इसलिए इसमें खालीपन महसूस होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। चौक पर कम लोगों के होने के बावजूद लुओ चेन को एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वो प्रशिक्षु प्रजनक मूल्यांकन के दौरान उनकी कक्षा की निरीक्षक थी। उनका नाम लियू किंग्यू प्रतीत होता था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह भी प्रतियोगिता में भाग लेंगी और दूसरे दौर में पहुंच जाएंगी। उस युवती ने लुओ चेन की निगाहें महसूस की, अपना सिर घुमाया और लुओ चेन को देखकर एक पल के लिए रुक गई, फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल उठी। उसने लुओ चेन को स्पष्ट रूप से पहचान लिया था। लुओ चेन ने मुस्कुराकर जवाब दिया और अभिवादन को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, गर्मी और तेज होती गई। चौक के एक तरफ जजों के मंच पर आखिरकार कई जज नजर आए। पहले दौर की तुलना में जजों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि इस बार प्रतियोगिता की शुरुआत में ही रहस्यमयी काले वस्त्र पहने महिला प्रकट हुई, मानो आज का आयोजन आखिरकार उसके ध्यान का पात्र बन गया हो। फिर भी जजों के मंच पर फैंग की ज्ञान को देखकर लुओ चेन को एक तरह का अलगाव महसूस हुआ। कल तक वो उसका व्यापारिक साझेदार था और आज वह उसका जज बन गया था। हालांकि फैंग की ज्ञान की निगाहें शांति से उस पर घूम गईं, जिससे कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं दिखी। लेकिन लुओ चेन यह नहीं बता सकता था कि यह उसकी कल्पना थी या कुछ और। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि मास्टर चांग का ध्यान काफी हद तक उसी पर केंद्रित था। सुबह 8:30 बजे फैंग की ज्ञान के बगल में तुरही जैसी आवाज वाला व्यक्ति प्रतियोगिता के प्रारंभ की घोषणा करने के लिए आगे बढ़ा। सभी प्रजनकों का प्रतियोगिता के लिए समय पर पहुंचना खुशी की बात है। आज की प्रतियोगिता किंग्यांग शहर की प्रतियोगिता का अंतिम दौर होगा। युवा पशु प्रशिक्षक प्रतियोगिता, जिसका अर्थ है कि ये दौर सीधे तौर पर उन 3 प्रजनकों का निर्धारण करेगा जो किंग्यांग शहर का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसलिए मैं सभी प्रजनकों से अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित करने का अनुरोध करता हूँ। आज की प्रतियोगिता के नियम इस प्रकार हैं। आपके पीछे कानून प्रवर्तन टीम के 50 सदस्य हैं। वे जल्द ही अपने सभी खूंखार हथियारों को बुला लेंगे। आप किसी एक सदस्य के पशुओं को साधना के लिए चुन सकते हैं और आपकी साधना के परिणामों का मूल्यांकन सभी निर्णायकों द्वारा किया जाएगा। लुओ चेन ने पीछे मुड़कर देखा और वास्तव में चौक के केंद्र में वर्दी पहने हुए 50 पुरुष और महिलाएं खड़े थे। उनमें से प्रत्येक के बगल में एक काले रंग की पीठ और भूरे पेट वाला शिकारी कुत्ता था, जो शिकारी कुत्ता कहलाने के बावजूद एक इंसान से भी लंबा था। उनके बगल में खड़े होने पर हमेशा एक अवर्णनीय दमन का एहसास होता था। इस मानक जानवर के अलावा, जो कानून प्रवर्तन टीम के बीच आम तौर पर पाया जाता था, अन्य जानवरों की दिखावट अलग अलग थी। कुछ नीले पंखों वाले, काली पीठ वाले रैपिड ईगल थे जो शिकार करने वाले कुत्तों पर बैठे थे, या फिर बोन स्पाइक स्पिरिट टाइगर, जो हंटिंग हाउंड से भी बड़े होते हैं, या फिर नन्हे नन्हे आत्मा चूहे, जो अपने पशु स्वामी की बाहों में समाये हुए हों। और इसी तरह एक विविध श्रृंखला। कुछ देर तक ब्रीडर्स ने चौक में कानून प्रवर्तन टीम के सदस्यों और उनके जानवरों को उत्सुकतापूर्वक देखा। उसके बाद तुरही जैसी आवाज वाले व्यक्ति ने आगे कहा, यदि कोई प्रश्न न हो तो आप आगे बढ़कर अपना चयन कर सकते हैं। पहले की तरह सभी आवश्यक सामग्रियां नगर प्रमुख के आवास द्वारा पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाएंगी। इस दूसरे दौर की प्रतियोगिता पद्धति भी काफी विचित्र थी। लुओ चेन को लगा कि इसे तैयार करने वाला व्यक्ति वाकई प्रतिभाशाली था। प्रजनकों को प्रतिस्पर्धा में शामिल करके नगर स्वामी के महल ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ाया और इसमें उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। इससे न केवल ऊपर से सौंपे गए प्रतियोगिता कार्य को पूरा किया गया, बल्कि इसने प्रजनकों से मुफ्त में काम भी करवाया। उन्हें इस तरह से लूटा कि प्रजनकों को कोई शिकायत नहीं रही।
जैसे ही तेज आवाज वाले युवक ने बोलना समाप्त किया, अधिक सक्रिय दिमाग वाले लोग तुरंत कानून प्रवर्तन टीम के सदस्यों की ओर बढ़े और विभिन्न राक्षसों की जानकारी की जांच करने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करने लगे। जब इन 50 कानून प्रवर्तन टीम के सदस्यों में से चयन किया गया, तो न केवल इन सदस्यों के पशुओं की साधना में आसानी अलग अलग थी, बल्कि उनकी स्वयं की साधना दिशाओं में भी कुछ विशेषीकरण थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से पहले वह चुनना था जो अपने लिए फायदेमंद हो। शायद मौजूदा चयन प्रक्रिया से ही मूल्यांकन आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। ये बुद्धि और विवेक दोनों की परीक्षा थी। निर्णय लेने में असमर्थ लोगों के लिए लगभग 100 जानवरों में से किस जानवर को विकसित करना है, ये चुनना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। एक एक करके युवा ब्रीडर लगातार कानून प्रवर्तन टीम के सदस्यों के जानवरों के बीच घूमते रहे, इस उम्मीद में कि उन्हें वह जानवर मिल जाए जो उनकी विशेषज्ञता से सबसे अच्छी तरह मेल खाता हो। इन प्रजनकों के बीच घुल-मिल जाने के कारण लुओ चेन विशेष रूप से ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा था। अन्य प्रजनकों की तरह उसने भी कानून प्रवर्तन टीम के प्रत्येक सदस्य के बगल में मौजूद जानवरों की बारीकी से जांच की, लेकिन उनके विपरीत, जो योग्यता, स्थिति और कौशल पर ध्यान केंद्रित करते थे, लुओ चेन उनके विकास पथ को देख रहा था। यदि कोई विकास पथ प्रदर्शित होता तो वह केवल कुछ देर के लिए रुकता, अन्यथा वह सीधे अगले पथ पर चला जाता। एक एक करके उन सभी को देखने के बाद लुओ चेन को आखिरकार एक ऐसा जानवर मिल गया जिसमें उसकी दिलचस्पी थी। चोंगेर लोमड़ी अपने मौजूदा कानों के ऊपर कानों की एक अतिरिक्त जोड़ी होने के अलावा, चोंगेर लोमड़ी नामक ये जानवर अन्य लोमड़ी प्रकार के जानवरों से बिल्कुल अलग था, जो आमतौर पर मनमोहक, सुंदर या प्यारे होते हैं। ये देखने में काफी सुस्त और धूल भरा लग रहा था, मानो इसे साफ नहीं किया जा सकता हो, और इसकी आंखों से लगातार एक उदास आभा निकलती रहती थी। जाति चोंगेर फॉक्स। रैंक स्पिरिट बीस्ट 3 स्टार। प्रकार ध्वनि। स्थिति चिड़चिड़ी। योग्यता अच्छी। कौशल 1। चोंगेर गहन श्रेणी चोंगेर लोमड़ी 10 मील के दायरे में सूक्ष्म ध्वनियों को पहचान सकती है, जिससे ये जानकारी इकट्ठा करने में उत्कृष्ट हो जाती है। 2। चीख गहन श्रेणी चोंगेर लोमड़ी एक विशेष ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। इस ध्वनि को सुनने वाले लक्ष्यों के कौशल का प्रयोग करने में विफल होने की संभावना होती है। 3। नकल करना अत्यंत निपुणता चोंगेर लोमड़ी शक्तिशाली जानवरों की दहाड़ों की नकल करके आने वाले लक्ष्यों को डराती है। 4। ध्वनि अवरोध गहन श्रेणी चोंगेर लोमड़ी लक्ष्य के चारों ओर एक ध्वनि अवरोध स्थापित करती है, जिससे लक्ष्य को ध्वनियां प्राप्त करने से रोका जाता है और साथ ही ध्वनि से संबंधित कौशल के प्रभावों को कमजोर किया जाता है। विकास पथ 1। चोंगेर लोमड़ी गुई मियान लोमड़ी विकास की स्थिति भयंकर जानवर 9 सितारा। 2। चोंगेर फॉक्स योयिन चोंगेर फॉक्स विकास की स्थिति भयंकर जानवर 9 सितारा। इस दौर के अवलोकन के बाद चोंगेर लोमड़ी उन कुछ जानवरों में से एक थी जो सीधे विकसित हो सकती थी। हालांकि लॉ एन्फोर्समेंट टीम के कई सदस्य ऐसे थे जिनकी उसने अभी तक जांच नहीं की थी, लेकिन लुओ चेन ने आगे जांच न करने का फैसला किया, क्योंकि अगर वह ऐसा करता रहा तो लुओ चेन जानता था कि वे उन जानवरों से ज्यादा अलग नहीं होंगे जिन्हें वह पहले ही देख चुका था। हालांकि जिस चीज ने लुओ चेन का ध्यान मुख्य रूप से आकर्षित किया, वह लोमड़ी का बदसूरत प्यारा रूप और उसकी मनुष्य जैसी उदास आंखें थीं। लुओ चेन ने अपने बीस्ट मास्टर की ओर देखा और कहा, हम कैसे कहूं, वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही जोड़ी हैं। वो एक उदास स्वभाव के चाचा भी थे, जो देखने में बहुत कलात्मक लगते थे। उनके लंबे, बेतरतीब बाल कंधों पर गिरते थे, और चोंगेर फॉक्स की तरह वो अस्त व्यस्त रहते थे और बहुत ही अनौपचारिक तरीके से कपड़े पहनते थे। लुओ चेन के पुनर्जन्म से पहले के युग में उनकी पोशाक शैली को शायद क्लासिक विंटेज कहा जाता। हालांकि बीस्ट मास्टर की उपस्थिति का उससे कोई लेना देना नहीं था। मैं तुम्हारा चयन करना चाहता हूँ। क्या इस चोंगेर लोमड़ी को मेरे पास प्रशिक्षण के लिए सौंपा जा सकता है? लुओ चेन के शब्द एक उत्सुक आवाज से बीच में ही रुक गए। लुओ चेन ने इस अवांछित अतिथि को देखते हुए भौहें चढ़ाईं और विनम्रतापूर्वक कहा, नमस्कार, मुझे लगता है कि मैं पहले यहाँ आया था। वह अवांछित अतिथि लगभग 25 वर्ष का एक युवक था, जिसने अपनी छाती पर स्टेलर 2 स्टार ब्रीडर का बैज पहन रखा था, जो दर्शाता था कि वह कम से कम एक स्टेलर 2 स्टार ब्रीडर था। लुओ चेन की बातें सुनकर युवक ने मानो अभी अभी लुओ चेन को देखा और पूछा, आपने अभी तक ये नहीं कहा है कि आप इन दोनों जानवरों को ले जा रहे हैं, है ना? मैं अपनी बात आधी ही कह पाया था कि तुमने, दोस्त, मुझे बीच में ही रोक दिया।
लुओ चेन ने प्रतियोगिता के दौरान ऐसे चिड़चिड़े व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। उसने उदास चाचा की ओर देखा, जिनकी छाती पर झाओ येरी नाम का टैग लगा हुआ था, इसलिए लुओ चेन ने परिचित लहजे में पुकारा, अंकल येरी, क्या आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि मैंने पहले बात की थी? झाओ येरी, जो उदास होकर आकाश को घूर रहा था, अपना नाम सुनकर अपने विचारों से बाहर आ गया। अरे, तुमने क्या कहा? किस बारे में गवाही दी? उसके हावभाव से साफ था कि उसने ध्यान नहीं दिया था कि उससे पहले कौन संपर्क किया था। लुओ चेन के चेहरे पर स्वाभाविक रूप से काली लकीरों की एक श्रृंखला दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो काफी देर से बिना किसी की नजर में आए वहीं खड़ा रहा है। उसके बगल में खड़ा युवक ये सब देखकर राहत की सांस लेने लगा। उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव झलक रहा था। मैं अंकल येरी हूँ, मुझे चोंगेर लोमड़ी के गुई म्यान लोमड़ी में बदलने का विकास पथ पता है। आपको मुझे अपने जानवर का प्रशिक्षण करने देना चाहिए। ऐसा प्रतीत हुआ कि अब स्थिति कानून प्रवर्तन टीम के सदस्यों द्वारा प्रजनकों का चयन करने की ओर मुड़ गई थी, और इस दृश्य ने स्वाभाविक रूप से मौके पर मौजूद और लाइव स्ट्रीम दर्शकों दोनों का ध्यान आकर्षित किया। अरे वाह, हम तो सच में एक बीस्ट मास्टर को ब्रीडर का उल्टा चुनाव करते हुए देख सकते हैं। कितना दिलचस्प है। अरे, इसमें अजीब क्या है? क्या ब्रीडर्स के पास बीस्ट मास्टर्स की तुलना में ज्यादा आंखें या ज्यादा पैर होते हैं? क्या उन्हें चुनना अजीब है? आप वाकई प्रभावशाली हैं। मुझे उम्मीद है कि जब आप किसी ब्रीडर से आमने सामने मिलेंगी तब भी आप इतनी ही मजबूत रहेंगी। मेरी राय में, वह इंटरनेट पर सिर्फ एक कीबोर्ड योद्धा है, जिसका जिक्र करने लायक भी नहीं है। क्या हम कृपया प्रजनकों और पशु स्वामियों के बीच संघर्ष को भड़काना बंद कर सकते हैं? ओह ओह ओह, चलिए अनुमान लगाते हैं कि झाओ येरी किसे चुनेगी। मैं उस उदास चेहरे वाले युवक पर दांव लगाता हूं जो विकास पथ को जानता है। मैं अब भी लुओ चेन का समर्थन कर रहा हूं। उसने पिछली बार रैपिड ईगल को विकसित किया था, इसलिए शायद वह आज भी ऐसा कर सकता है। लेकिन लुओ चेन को चुनना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। वह युवक पहले से ही एक स्टेलर 2 स्टार ब्रीडर है, और मैंने सुना है कि लुओ चेन हाल ही में आधिकारिक तौर पर स्टेलर 1 स्टार ब्रीडर बना है। मैं कोई राय नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ तमाशा देखने आया हूँ। डॉट 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 उदास चेहरे वाले युवक के बोलने के बाद उदास चाचा झाओ येरी की प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक प्रसन्नतापूर्ण नहीं थी। उन्होंने लुओ चेन की ओर देखा और रुचि से पूछा, क्या आप लुओ चेन हैं, जिन्होंने रैपिड ईगल को विकसित किया? लुओ चेन थोड़ा हैरान था। क्या उसकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई थी? यहाँ तक कि कानून प्रवर्तन टीम के सदस्य भी उसे पहचानने लगे थे। उसने चुपचाप सिर हिलाकर अपनी पहचान स्वीकार की। उदासी से भरे चाचा ने सिर हिलाया और कुछ ऐसा कहा जिससे उनके बगल में बैठा युवक बहुत आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, तो मैं अपने जानवर को आपके हवाले कर देता हूँ। युवक ने अविश्वास से चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारे चोंगेर फॉक्स को गुई मियान फॉक्स में विकसित करने की गारंटी दे सकता हूँ, फिर भी तुमने उसे चुना। लुओ चेन ने अपनी ओर इशारा कर रही उस युवक की उंगली को झटक दिया और ठंडे स्वर में कहा, क्या आपके परिवार ने आपको यह नहीं सिखाया कि बाहर होने पर अपने पंजे काबू में रखने चाहिए? आप युवक अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन लुओ चेन की ठंडी निगाहें देखकर उसने सहज रूप से अपनी गर्दन सिकोड़ ली। मैं देखता हूँ कि तुम चोंगेर फॉक्स को किस चीज में बदल सकते हो। एक ऐसी धमकी देने के बाद जो विशेष रूप से खतरनाक नहीं थी, वह युवक अन्य कानून प्रवर्तन दल के सदस्यों के साथ शामिल होने के लिए तेजी से चला गया। उदासी से भरे चाचा झाओ येरी ने उस युवक को देखते हुए कहा, छी छी, कमजोरों को धमकाना और बलवानों से डरना। अंकल येरी, मुझे अपने दोनों जानवर दे दीजिए। झाओ येरी की धीमी प्रतिक्रिया देखकर लुओ चेन को उसे याद दिलाना पड़ा। झाओ येरी की गहरी निगाहें लुओ चेन पर टिक गईं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मेरे दोनों जानवरों को कैसे पालने की योजना बना रहे हैं? मैं पहले ही बता दूं, अगर आपका इरादा उन्हें गुई मियान लोमड़ी में विकसित करने का है, तो भूल जाइए। अभी भी आपके पास किसी और को ढूंढने का समय है। लुओ चेन के होंठ हल्के से मुड़े। कोई भी पशु स्वामी जिसे गुई मियान लोमड़ी की थोड़ी सी भी समझ हो, अगर उसके मन में अपने पशु के लिए अभी भी भावनाएं हो, तो वह अपने पशु को गुई मियान लोमड़ी में विकसित होने देना नहीं चाहेगा। गुई मियान लोमड़ी दिखने में बदसूरत है, इसकी आवाज तीखी है, ये धूप से डरती है और इसे धूप बहुत पसंद है। अगर सिर्फ यही इसकी कमियां होती, तो भी बीस्ट मास्टर्स इसे विकसित करने से क्यों कतराते? ये काफी नहीं होता।
मुख्य बात यह है कि गुई मियान लोमड़ी के विकास के लिए बड़ी मात्रा में यिंग गुण वाली सामग्रियों की आवश्यकता होती है और ये सामग्रियां चोंगेर लोमड़ी को विकास प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक दर्द का अनुभव कराएंगी। इसके अलावा ये दर्द केवल विकास प्रक्रिया के दौरान ही नहीं होता, ये लगातार गुई मियान लोमड़ी के दैनिक जीवन में भी बना रहता है, जिससे गुई मियान लोमड़ी की मानसिक स्थिति बहुत अस्थिर हो जाती है। इसलिए अधिकांश गुई मियान लोमड़ियों को चिड़चिड़ा और अनियमित व्यवहार करने के लिए भी जाना जाता है। इसलिए अधिकांश बीस्ट मास्टर्स अपने चोंगेर फॉक्स को गुई मियान फॉक्स में विकसित होने देने की तुलना में उसे विकसित न होने देना पसंद करेंगे। अंकल येरी, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं, तो शायद चोंगेर लोमड़ी का एक और विकास पथ हो सकता है। लुओ चेन की बातें सुनने के बाद उदास चाचा भी उदास नहीं रहे, बल्कि उन्होंने एक स्पष्ट प्रकार की मूर्खता का प्रदर्शन किया। आह, झाओ येरी को समझ नहीं आया। झाओ येरी बहुत हैरान थी। झाओ येरी ने अपने दोनों जानवरों को लुओ चेन के हवाले कर दिया। जब तक लुओ चेन अपने साथ दो जानवरों, एक बड़े और एक छोटे, को लेकर दूर नहीं चला गया, तब तक झाओ येरी को यह एहसास नहीं हुआ कि उसे अभी तक हंटिंग हाउंड की साधना करने का तरीका नहीं बताया गया था। अपना सिर खुजाते हुए उसने सोचा कि जब तक चोंगेर लोमड़ी गुई मियान लोमड़ी में विकसित नहीं हो जाती, तब तक बाकी सब ठीक है। लुओ चेन चोंगेर लोमड़ी और शिकारी कुत्ते को चौक के आगे वाले हिस्से में ले गया और दोनों जानवरों को कुछ देर के लिए अपने पास इंतजार करने दिया। लुओ चेन ने कलम उठाए और पत्थर की मेज पर रखे सफेद कागज पर तेजी से लिखने लगा। थोड़ी ही देर में उस पर कई चीजें लिखी जा चुकी थीं। उसने आवश्यक सामग्री लिखने का कार्य पूरा कर लेने का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया और सफेद कागज हवा के झोंके से उड़कर फैंग की ज्ञान के हाथ में आ गया। ग्रीन फॉरेस्ट ग्रास, व्हाइट स्पिरिट जेड, क्लियर रेन फ्लावर, मो यू माइन, शांग तू लिंगयांग दे जियो, डीजू वुड, शांग यंग फ्लावर। जैसे ही फैंग की ज्ञांग ने प्रत्येक सामग्री का नाम लिया, काले वस्त्र पहने महिला का हाथ स्थानिक दरार में पहुंचा और उसने उससे संबंधित सामग्री को बाहर निकाल लिया। लेकिन जब फैंग की ज्ञांग ने शुआंग यंग फूल का जिक्र किया, तो महिला की हरकतें सख्त हो गईं और उसने फैंग की ज्ञांग की ओर थोड़ा सा सिर हिलाया। कोई नहीं, ऐसा प्रतीत हुआ कि नगर स्वामी के महल में भी शुआंग यंग फूल का भंडार नहीं था। फैंग की ज्ञांग की नजर चुपचाप चौक में इंतजार कर रहे लुओ चेन पर पड़ी। उसने कुछ हद तक लाचारी से अपना सिर रगड़ा कि इन सामग्रियों को लेकर प्रतियोगी लुओ चेन से पूछो कि क्या शुआंग यंग फूल को अन्य सामग्रियों से बदला जा सकता है। क्यू जो तुरही बजाने वाले फूल विक्रेता थे, ने फैंग की ज्ञान की व्यवस्था सुनी और लुओ चेन को आवश्यक सामग्री का एक हिस्सा ले लिया। किसी वुक्सिया उपन्यास के अद्वितीय गुरु की तरह वह कुछ हल्के कदमों से लुओ चेन के पास पहुंच गया। प्रतियोगी लुओ चेन, आपको इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। साथ ही नगर प्रमुख ने मुझे आपसे ये पूछने के लिए कहा है कि क्या शुआंग यंग फूल के लिए कोई वैकल्पिक सामग्री उपलब्ध है। लुओ चेन ने कुछ देर सोच विचार करते हुए माथे पर शिकन डाली और फिर जवाब दिया, ट्विन लोट्स भी काम कर सकता है। अच्छा, जवाब मिलते ही क्यू तुरंत देखने के मंच पर लौट आई और लुओ चेन द्वारा बताए गए वैकल्पिक पदार्थ के बारे में सच्चाई से जानकारी दी। सौभाग्यवश ट्विन लोट्स नगर स्वामी के महल के गोदाम में उपलब्ध था, इसलिए क्यू को इस बार फिर से दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। हल्की हवा के झोंके से जुड़वां कमल सीधे उड़कर लुओ चेन के सामने रखी पत्थर की मेज पर जा गिरा। सभी सामग्रियां तैयार होने के बाद लुओ चेन ने अपनी सांस रोक ली और अपनी मानसिक स्थिति को समायोजित किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि सत्य की आंख और विकास अनुमान क्षमताओं का उपयोग करके उसने जो मानसिक ऊर्जा खर्च की थी, वह पुनः पूर्ति हो गई है। उसने अपनी आंखें खोली, जिनमें तीक्ष्णता की एक झलक थी। लुओ चेन ने मेज पर रखी 7 सामग्रियों में से ग्रीन फॉरेस्ट ग्रास, व्हाइट स्पिरिट जेड और क्लियर रेन फ्लावर का चयन किया। सबसे पहले उसने अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके व्हाइट स्पिरिट जेड को 5 बराबर भागों में काटा, फिर चोंगेर लोमड़ी को प्रत्येक भाग पर एक पंजा रखने के लिए कहा। उसने लोमड़ी को बचे हुए हिस्से को माथे पर संतुलित करने के लिए कहा। हालांकि चोंगेर लोमड़ी लुओ चेन के इरादों को नहीं समझ पाई, फिर भी उसने उसके निर्देशों का एक एक करके पालन किया। झाओ येरी भी लुओ चेन के कुछ ही पीछे पीछे आ गई थी और उत्सुकता से लुओ चेन की गतिविधियों को देख रही थी। चोंगेर लोमड़ी ने लुओ चेन के निर्देशों का पूरी लगन से पालन किया। वह देखने में बेहद प्यारी और अनाड़ी लग रही थी, जिससे लुओ चेन खुद को रोक नहीं पाए और उसने उसके चेहरे पर हाथ फेर दिया।
चोंगेर लोमड़ी ने लुओ चेन की इस हरकत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, क्योंकि वह इसे साधना प्रक्रिया का एक आवश्यक कदम समझ रही थी। लुओ चेन ने अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए क्लियर रेन फ्लावर की सभी पंखुड़ियों और ग्रीन फॉरेस्ट ग्रास की शाखाओं और पत्तियों को एक रस में परिवर्तित किया, फिर दोनों को आपस में मिला दिया। इसके तुरंत बाद दोनों तरल पिंडों के नीचे एक अदृश्य लौ प्रकट हुई। यही आध्यात्मिक अग्नि थी। जब तरल आधा जल चुका था, लुओ चेन ने अपनी क्रिया रोक दी और चोंगेर लोमड़ी को वह तरल पदार्थ पिलाया। उसी समय लुओ चेन ने अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके श्वेत आत्मा जेड के 5 भागों में निहित शुद्ध ऊर्जा को उत्तेजित किया। व्हाइट स्पिरिट जेड से निकलने वाली विशेष ऊर्जा 5 अलग अलग बिंदुओं से चोंगेर लोमड़ी के शरीर में प्रवाहित हुई। पुराने बाल झड़ गए और नए बाल उगाए। साथ साथ उगे कानों में से ऊपर के 2 कान लंबे और पतले हो गए, जबकि नीचे के 2 कान चौड़े और बड़े हो गए। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे ऐसा लग सकता है कि उसके सिर पर 2 पतले सींग उगाए हैं। उसके शरीर पर अब वह धूल भरी, हमेशा मैली रहने वाली धूसर त्वचा नहीं थी, बल्कि वह शुद्ध सफेद रंग की हो गई थी, जिसमें अशुद्धता का कोई निशान नहीं था, और उसकी लंबाई भी पहले से थोड़ी अधिक लग रही थी। अब इसका रूप रंग भी लोगों की लोमड़ी जैसे जानवरों की धारणा के अनुरूप हो गया था, सुरुचिपूर्ण, सुंदर और आकर्षक। दौड़, यूयिन चोंगेर फॉक्स। रैंक, स्पिरिट बीस्ट 4 स्टार। प्रकार, ध्वनि प्रकार, स्थिति, प्रत्याशा, योग्यता, अच्छी। कौशल 1, चोंगेर गहन श्रेणी। चोंगेर लोमड़ी 50 मील के दायरे में सूक्ष्म ध्वनियों को पहचान सकती है, जिससे ये जानकारी इकट्ठा करने में उत्कृष्ट होती है। 2, चीख गहन श्रेणी। चोंगेर लोमड़ी एक विशेष ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। इस ध्वनि को सुनने वाले लक्ष्यों के कौशल का प्रयोग करने में विफल होने की संभावना होती है। 3, ध्वनि की नकल गहन श्रेणी। चोंगेर लोमड़ी शक्तिशाली जानवरों की दहाड़ की नकल करके आने वाले लक्ष्यों को डराकर भगा देती है। 4, ध्वनि अवरोध गहन श्रेणी। चोंगेर लोमड़ी लक्ष्य के चारों ओर एक ध्वनि अवरोध स्थापित करती है, जिससे लक्ष्य को ध्वनियां प्राप्त करने से रोका जाता है और साथ ही ध्वनि से संबंधित कौशल के प्रभावों को कमजोर किया जाता है। 5, ध्वनि तरंग गहन श्रेणी। यूयिन चोंगेर लोमड़ी ध्वनि तरंगों के रूप में ध्वनि प्रकार की ऊर्जा प्रक्षेपित करती है। 6, जेड की ध्वनि। पृथ्वी तत्व जेड के लटकनों की झनकार, ज्ञानोदय की ध्वनि। जो लोग इस ध्वनि को सुनते हैं, वे कौशल सीखने की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव करते हैं। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। चोंगेर फॉक्स सफलतापूर्वक विकसित होकर यूयिन चोंगेर फॉक्स बन गया, जिससे उसे 2 और कौशल प्राप्त हुए। लुओ चेन ने इसकी यूयिन स्किल को देखा। यह एक स्टेट बफ टाइप की स्किल लग रही थी। ये कौशल शिक्षक के लिए काफी उपयुक्त है। मंच पर मौजूद जजों ने चोंगेर फॉक्स में आए बदलावों को तुरंत नोटिस किया। चांग हेंग और लुओ युहेंग को चोंगेर फॉक्स के बारे में सारी जानकारी सीधे तौर पर पता थी। यह एक अलग ही तरह का पशु प्रशिक्षक था जो पहले कभी सामने नहीं आया था। चांग हेंग ने अपनी ठुड्डी पर उगी दाढ़ी के कुछ बालों को सहलाया और प्रशंसा भरी निगाहों से लुओ चेन को देखा। लुओ युहेंग की आंखों में केवल स्नेह और बेबसी झलक रही थी। कभी कभी किसी बच्चे का अत्यधिक प्रतिभाशाली होना भी एक तरह की परेशानी होती है। अन्य न्यायाधीशों ने देखा कि वर्तमान चोंगेर लोमड़ी अफवाहों में वर्णित कुख्यात गुई मियान लोमड़ी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी प्रजाति थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखें सूक्ष्म रूप से हिली और उन्होंने अपने कान खड़े कर लिए, ये देखने के लिए कि क्या लुओ युहिंग और चांग हेंग, ये दोनों ब्रीडर, कोई विवरण प्रकट कर सकते हैं। किसे पता था कि अपनी राय व्यक्त करने के लिए केवल चांग हेंग ही बुरा नहीं कहते थे। उन दोनों ने और कुछ नहीं कहा, जिससे बाकी 4 न्यायाधीश, हालांकि उत्सुक थे, फिर भी उन्हें अपना मौजूदा व्यवहार बनाए रखना पड़ा। उन्हें अंदर बेहद असहज महसूस हो रहा था। लुओ चेन से कुछ ही दूरी पर खड़ी झाओ येरी ने चोंगेर फॉक्स के वर्तमान रूप को देखा और आश्चर्य से बुदबुदाई, उसने वास्तव में ऐसा कर दिखाया। दूसरा विकास पथ। इल्यूजन वर्ल्ड के लाइव प्रसारण में चोंगेर फॉक्स ने बुलेट स्क्रीन कमेंट्स में पहले ही एक चरम बिंदु को छू लिया था। मैं 3 सेकंड के भीतर चोंगेर लोमड़ी के बारे में सारी जानकारी जानना चाहता हूँ। अविश्वसनीय, चोंगेर लोमड़ी के वास्तव में विकास के अन्य मार्ग भी हैं। यह उस गुई मियान लोमड़ी से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप सचमुच मेरी प्यारी लोमड़ी की तुलना गुई मियान लोमड़ी से कर रहे हैं?
क्या मैं अकेली हूँ जो इस छोटे भाई के बारे में सारी जानकारी जानना चाहती हूँ? चोंगेर फॉक्स, हा, सुंदर दिख रही है, हा। उस विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति को ऊपर वाले कमरे से बाहर निकाल दो। यह अफसोस की बात है कि यह एक लाइव इल्यूजन है। मैं इसकी वर्तमान जानकारी देखने के लिए सत्य की आंख का उपयोग नहीं कर सकता। हालांकि ऑफलाइन चौक के किनारे पर ऐसे ब्रीडर भी मौजूद थे जो चोंगेर फॉक्स की वर्तमान जानकारी देख सकते थे। उनमें से कुछ ने यूयेन चोंगेर लोमड़ी की जानकारी मायावी दुनिया में प्रसारित कर दी। क्या ये यूयेन वास्तव में स्वर्ग द्वारा चुनी गई शिक्षक की कला नहीं है? ऐसा प्रतीत होता था कि मायावी दुनिया में कुछ लोगों के मन में भी लुओ चेन जैसा ही विचार था। मुझे लगता है कि उदास चाचा यूयेन चोंगेर फॉक्स के कौशल से भरपूर पैसा कमा सकते हैं। यूयेन चोंगेर फॉक्स एक सहायक और द्वितीयक क्षति पहुंचाने वाले दोनों के रूप में उत्कृष्ट है। मैंने पहले कभी ऐसा साउंड वेव अटैक नहीं देखा, लेकिन यह एक प्रोफाउंड रैंक है। कौशल से होने वाला नुकसान अभी भी काफी अधिक होना चाहिए, है ना? मुझे वास्तव में एक यूयेन चोंगेर फॉक्स चाहिए। बाहरी दुनिया की हलचल फिलहाल लुओ चेन के लिए अप्रासंगिक थी। उसने बचे हुए सामान को देखा और फिर अपने बगल में बैठे शिकारी कुत्ते को देखा। उसने चुपचाप आह भरी। हालांकि उसकी वर्तमान मानसिक क्षमता उसी रैंक के प्रजनकों की तुलना में कहीं अधिक थी। उन्हें अभी भी एक स्पिरिट बीस्ट को किंग बीस्ट में विकसित करने के लिए आवश्यक सामग्रियों को परिष्कृत करने में आत्मविश्वास की कमी थी। उन्होंने ध्यान लगाने और अपनी मानसिक शक्ति को उसकी सर्वोत्तम स्थिति में समायोजित करने का विकल्प चुना, जिससे सफलता की दर बढ़ सकती है। लगभग आधे घंटे बाद लुओ चेन ने अपनी आंखें दोबारा खोली और हंटिंग हाउंड को देखा, जो उससे काफी लंबा था। नस्ल शिकारी कुत्ता, रैंक स्पिरिट बीस्ट, 9 सितारा, प्रकार मार्शल, अवस्था प्रत्याशा, योग्यता उत्कृष्ट, कौशल 1। चीरना पीली, रैंक हंटिंग हाउंड के दांतों में अत्यधिक काटने की शक्ति होती है, जो लक्ष्य के शरीर से मांस को आसानी से फाड़ सकती है। 2 स्पिरिट नोज, पीली, रैंक हंटिंग हाउंड हवा में मौजूद जटिल गंधों में से अपने लक्ष्य को आसानी से पहचानने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करता है। 3 पाउंस, पीली, रैंक हंटिंग हाउंड थोड़े समय में तीव्र शक्ति के साथ हमला करता है और लक्ष्य को जमीन पर गिरा देता है। 4 मार्क, प्रोफाउंड, रैंक हंटिंग हाउंड लक्ष्य को चिन्हित करता है और लक्ष्य के पास पहुंचते समय अपनी गति 50% बढ़ा लेता है। 5 स्पिरिट एनर्जी इम्पैक्ट, प्रोफाउंड, रैंक हंटिंग हाउंड अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को गोलियों के रूप में छोड़ता है, जिससे लक्ष्य को नुकसान पहुंचता है। विकास पथ शिकारी कुत्ता, सुनहरे पंखों वाला, कानून लागू करने वाला कुत्ता, विकास की शर्त 9 सितारा, आत्मा, प्राणी और केंद्रित व्यक्तित्व। शिकारी कुत्ता, जुड़वां जन्म वाला कुत्ता, विकास की शर्त 9 सितारा, आत्मा, प्राणी और पर्याप्त रूप से मजबूत मानसिक शक्ति। लुओ चेन की नजर शेष सामग्रियों पर पड़ी। मोयू मेरा, श्वांग तू लिंगयांग डेजियो, डीजू लकड़ी और जुड़वां कमल। ये सामग्रियां बिल्कुल वही थी जिनकी एक जुड़वां कुत्ते के रूप में विकसित होने के लिए आवश्यकता थी। मोयू खदान हथेली के आकार की थी, उसका रंग स्याही की तरह काला था और उसमें जैड जैसी चमक थी। मोयू माइन और श्वांग तू लिंग यांगडे जियो को पीसकर पाउडर बना दिया गया। दी जू की लकड़ी को परिष्कृत करके चमकीले लाल रक्त का एक गाढ़ा द्रव्य बनाया गया। लुओ चेन ने जुड़वां कमल को पकड़ा और शिकारी कुत्ते को उसे पूरा निगलने के लिए मजबूर किया। उसके बाद मिश्रित काले भूरे रंग के पाउडर को और फिर डी जू लकड़ी से परिष्कृत तरल को निगलने के लिए मजबूर किया। यह अंत नहीं था। एक स्पिरिट बीस्ट का किंग बीस्ट में विकास एक फेरोशियस बीस्ट के स्पिरिट बीस्ट में विकास से पूरी तरह अलग था। इस प्रक्रिया के दौरान ग्रहण की गई ऊर्जा को लुओ चेन की मानसिक शक्ति द्वारा निर्देशित किया जाना आवश्यक था। इसे एक विशेष परिचालन विधि के माध्यम से अवशोषित करना आवश्यक था। यदि कोई इस प्रक्रिया को नहीं सिखाता, तो केवल बाहर से देखने से कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण चरण भी थी। एक छोटी सी चूक भी पूरी तरह से विफलता का कारण बन सकती थी। लुओ चेन की हथेली झुके हुए शिकारी कुत्ते के माथे पर दब गई और उसकी मानसिक शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई। फिर उसने उसके शरीर के भीतर लगातार बढ़ती ऊर्जा से संपर्क स्थापित किया और इन ऊर्जाओं को एक महीन धागे में पिरो दिया। ये हंटिंग हाउंड के शरीर से होकर गुजरा, जैसा कि इवोल्यूशन पाथ में वर्णित है। बाहर से देखने पर हंटिंग हाउंड की दिखावट में भी बदलाव आने लगा। उसके भूरे काले फर में अचानक लाल रंग के रेशे दिखाई देने लगे।
और उसके चारों ओर धूसर सफेद धुंध का एक विशाल आवरण लगातार घूम रहा था, मानो उसके भीतर से कुछ निकलने ही वाला हो। लुओ चेन की मानसिक शक्ति ने उन ऊर्जाओं को आधी यात्रा के लिए एक विशिष्ट पैटर्न का पालन करने के लिए निर्देशित किया था, और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी मानसिक शक्ति तेजी से खर्च हो रही है। एक हल्की सी आह सुनाई दी। लुओ चेन को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि हंटिंग हाउंड के विकास को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मानसिक शक्ति अपर्याप्त थी। लेकिन अब ये प्रक्रिया आधी पूरी हो चुकी थी, और लुओ चेन अभी भी ये देखने के लिए दृढ़ रहना चाहता था कि वह एक राजा जानवर को विकसित करने से कितनी दूर है। जब विकास पथ का पैटर्न 3/4 तक पहुंच गया, तो लुओ चेन की मानसिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई, और वह अब इन ऊर्जाओं के मार्ग का मार्गदर्शन करने में सक्षम नहीं था। शेष ऊर्जा को अनियंत्रित होकर शिकारी कुत्ते को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए लुओ चेन केवल इन ऊर्जाओं को उसके शरीर से बाहर निकालने का ही उपाय कर सकता था। जैसे ही विकासवादी ऊर्जा बाहर प्रकट हुई, वह जमीन पर फट पड़ी। टकराना। इस तरह के ऊर्जा हमले के कारण फर्श पल भर में फट गया। हालांकि स्पिरिट मेम्ब्रेन की सुरक्षा के कारण उड़ने वाले सभी मलबे को रोक दिया गया। लुओ चेन की बात करें तो हालांकि वह स्पिरिट मेम्ब्रेन के भीतर था, लेकिन उड़ते हुए मलबे से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि इस समय वह क्लाउड वेल के वाटर बॉल और डबल टेल्ड कैट के स्पिरिट मेम्ब्रेन द्वारा सुरक्षित था। दोहरी सुरक्षा के तहत स्वाभाविक रूप से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि हंटिंग हाउंड, जिसका विकास अचानक बीच में ही रुक गया, न केवल शारीरिक असुविधा बल्कि मानसिक पीड़ा भी महसूस कर रहा था। मलबा उसके शरीर से टकराया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। वह केवल लुओ चेन को द्वेषपूर्ण निगाहों से देख रहा था। स्पिरिट मेम्ब्रेन के अधीन यू यिन चोंगेर फॉक्स को भी इस तरह की अनुचित विपत्ति का सामना करना पड़ा, और वह मलबे से बुरी तरह टकराने से बचने के लिए इस सीमित स्थान में इधर उधर भागने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। रुकने के बाद उसने कुछ उलझन भरी निगाहों से लुओ चेन और शिकारी कुत्ते को देखा, यह न जानते हुए कि वे क्या कर रहे थे। वायु झिल्ली के नीचे हुए विस्फोट ने न्यायाधीशों को भी चौंका दिया। लुओ युहेंग और फैंग किग्यान तेजी से लुओ चेन के बगल में उतरे। वायु झिल्ली हटाई गई, और फिर फैंग किग्यान के कंधे पर एक छोटा हरा चोंच वाला पक्षी दिखाई दिया। उसके पंख हल्के से फड़फड़ाए, जिससे छिटकती चट्टानों से उड़ती धूल और मलबा दूर हो गया। अंदर एक व्यक्ति और 4 बीस्ट मास्टर्स का खुलासा हुआ। धूल छंटने से पहले ही उन दोनों ने अपनी मानसिक शक्ति से अंदर की स्थिति का जायजा ले लिया था, इसलिए उन्होंने कोई विशेष भाव नहीं दिखाया। लुओ युहिंग ने अपना सिर सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ? यह महसूस करते हुए कि चौक के अंदर और बाहर आधे से अधिक लोग आकर्षित हुए थे, लुओ चेन ने कुछ अपराधबोध के साथ कहा, विकास पथ के दौरान एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। ये फट गया, और वह अब भी इसे एक छोटी सी दुर्घटना कहता है। क्या मुझे आपकी अद्भुत सहनशीलता के लिए आपकी प्रशंसा करनी चाहिए? लेकिन इस स्थिति में लुओ युहिंग को लगा कि लुओ चेन को उपदेश देने का ये सही समय नहीं है, इसलिए उसने अपने शब्दों को दबा लिया और बस इतना कहा, यह अच्छी बात है कि किसी को चोट नहीं आई। बाद में आए चांगहेंग ने समझदारी से सलाह दी, मेरे प्यारे दोस्त, भविष्य में जब तुम अपने बीस्ट मास्टर को विकसित करो, तो सफलता के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक मत होना और जल्दबाजी मत करना। सावधानी बरतना बेहतर है। एक ब्रीडर होने के नाते वो और लुओ युहिंग स्वाभाविक रूप से जानते थे कि लुओ चेन का विस्फोट क्यों हुआ था। एक ब्रीडर के लिए बीस्ट मास्टर को विकसित करने में असफल होना सामान्य बात थी, लेकिन उन्हें विफलता के परिणामों पर पहले से विचार करना चाहिए और गंभीर परिणामों को रोकना चाहिए। ऐसा विस्फोट नहीं होना चाहिए था। लुओ चेन ने एक अच्छे बच्चे की तरह गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया, मास्टर चांग। लुओ चेन की आज्ञाकारी मुद्रा देखकर चांगहेंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर जमीन पर लेटे हुए शिकारी कुत्ते की ओर मुड़ा। अब उसे इस बात की चिंता करनी चाहिए कि क्या इस हंटिंग हाउंड को कोई समस्या है, अन्यथा चाहे वह लुओ चेन की कितनी भी प्रशंसा करता हो, जनता को चुप कराना मुश्किल होगा। उसे पता था कि इसका सीधा प्रसारण हो रहा है, और अभी अभी जो दृश्य हुआ होगा वह भी प्रसारित हुआ होगा। वह सोच रहा था कि ऑनलाइन लोग क्या कह रहे होंगे। जाति, जुड़वा नस्ल का कुत्ता छद्म। रैंक, स्पिरिट बीस्ट 9 स्टार। प्रकार, मार्शल। स्थिति, सतत विकास पथ। योग्यता, उत्कृष्ट। कौशल 1।
फाड़ना। 2. स्पिरिट नोज। 3. झपट्टा मारना। 4. माक। 5. आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव। 6. ट्विनबोन बॉडी। पृथ्वी स्तरीय ट्विनबोन डॉग ऊर्जा से निर्मित एक दूसरा शरीर बनाता है। कुछ समय के लिए इस अवतार में ट्विनबोन डॉग की सभी क्षमताएं मौजूद होती हैं। 7. रक्त दानव। पृथ्वी स्तर जुड़वां जन्म वाले कुत्ते की प्रचुर और शक्तिशाली जीवन शक्ति एक सुरक्षात्मक रक्त दानव का निर्माण करती है, जो आसपास के लक्ष्यों को लगातार नष्ट कर सकता है और उनकी जीवन शक्ति का उपभोग कर सकता है। लुओ चेन ने स्वाभाविक रूप से वही जानकारी देखी जो चांग हेंग और लुओ युहेंग ने देखी थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि विकास का मार्ग पूरी तरह सफल नहीं रहा था। उसकी वर्तमान स्थिति में एक पूर्ण राजा जानवर को विकसित करना अभी भी थोड़ा कठिन था, लेकिन ये पूरी तरह से असफल नहीं था। हंटिंग हाउंड की नस्ल तो बदल चुकी थी, लेकिन उसका रंग अभी तक नहीं बढ़ा था और इसमें नए कौशल भी थे, इसलिए इसे आधे से अधिक सफल कहा जा सकता है। हंटिंग हाउंड की जानकारी देखने के बाद चांग हेंग ने आश्चर्य से लुओ चेन की ओर देखा, मानो वह सोच रहा हो कि उसके छोटे से दिमाग की संरचना कैसी है। वह इतने सारे विकास पथों की खोज कैसे कर सका। चांग हेंग ने उन अन्य प्रतियोगियों को देखा जो अभी भी बीस्ट मास्टर बनने का अभ्यास कर रहे थे। लुओ चेन के विपरीत बाकी सभी ईमानदार और सीधे सादे थे, जबकि लुओ चेन को कई अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस बीस्ट मास्टर को कोई बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि इस अवधि के दौरान इसे बेहतर प्रगति के लिए अधिक ऊर्जा युक्त भोजन खाने की आवश्यकता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त लुओ, तुमने कियांग शहर के विकास पथ में एक और उत्कृष्ट योगदान दिया है। हालांकि इसके लिए आवश्यक सामग्री थोड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन किसी महान पशु की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। जब फैंग कियांग ने चांग हेंग के शब्द सुने, तो वह तुरंत उसके इशारे को समझ गया और उम्मीद भरी नजरों से लुओ चेन की ओर देखने लगा। छोटे मालिक, ये फैंग कियांग को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने अपने व्यावसायिक पदनाम का इस्तेमाल किया है। लुओ चेन ने तुरंत कहा, रैपिड ईगल की तरह हंटिंग हाउंड का इवोल्यूशन पाथ भी कियांग शहर के सदस्यों के लिए आधी कीमत पर उपलब्ध होगा। कानून प्रवर्तन टीम। फैंग कियांग मुस्कुराए और हाथ जोड़कर लुओ चेन की प्रशंसा करते हुए बोले, छोटे दोस्त लुओ वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा हैं, कियांग शहर के स्तंभ हैं। ये देखकर कि वह अपनी प्रशंसा से और भी अधिक उत्साहित हो रहा था, लुओ चेन के पास बीच में टोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये तो बस कियांग शहर के लिए योगदान है, नगर स्वामी फैंग, इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लुओ चेन की मानसिक शक्ति समाप्त हो चुकी थी और उसकी अवस्था वास्तव में सुस्त थी। फैंग कियांग ने जिम्मेदारी संभाली और मॉर्निंग ग्लोरी मैन क्यूई यू को उसे आराम करने के लिए नगर प्रमुख के महल में ले जाने की व्यवस्था की। जजों ने अन्य प्रतियोगियों की प्रतियोगिताओं का निरीक्षण करना जारी रखा। हालांकि अन्य प्रतिभागियों के परिणाम अभी जारी नहीं किए गए थे, लेकिन जजों को यह अच्छी तरह से पता था कि किसी बड़ी दुर्घटना को छोड़कर लुओ चेन ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। ये केवल इस बात का सवाल था कि उसे कौन सा स्थान मिलेगा। मंच पर काले वस्त्र पहने महिला, जिसने कोई और हरकत नहीं की थी, अपने हाथ में स्याही से बने जेड के फूल से खेल रही थी और रुचि से लुओ चेन की ओर देख रही थी। दिलचस्प बात है, निचले शहर में इतना प्रतिभाशाली पशुपालक सामने आया है। क्या मुझे उसमें अभी निवेश करना चाहिए? ये वाकई चिंताजनक है। महिला की आवाज कोमल थी, लेकिन बनावटी नहीं थी। बस ये पता नहीं था कि काले घूंघट के नीचे का चेहरा उसकी मधुर आवाज से मेल खाता था या नहीं। लुओ चेन क्यूई यू के पीछे पीछे नगर प्रमुख के महल में गया। लुओ चेन पहली बार नगर प्रमुख के महल में आया था। हालांकि इसमें कुछ भी खास नहीं था, बस घर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक आंगन के बाद दूसरा आंगन था। यह उनके अपने घर से बस थोड़ा सा बड़ा था। धन के प्रति अपने प्रेम से प्रेरित स्वभाव के कारण लुओ चेन ने आंगन की बनावट और उसकी सुरुचिपूर्ण सजावट को ध्यान से देखा। अचानक उनके मन में एक अल्पकालिक लक्ष्य आया, नगर स्वामी के महल से भी अधिक भव्य आंगन का निर्माण करना। दूसरे लोक में आने के बाद अगर वह अपना नाम नहीं कमाता, तो वह एक पुनर्जन्मकर्ता के रूप में अपनी उपाधि को कैसे सार्थक कर सकता था। क्यूयू उसे एक बहुत ही विशाल और रोशनीदार कमरे में ले गई। अंदर की सजावट तो उत्कृष्ट थी ही, साथ ही ऊर्जा का प्रवाह भी बाहर की तुलना में कहीं अधिक था। ऐसा प्रतीत होता था कि नगर स्वामी के महल में ऊर्जा संकेंद्रण बढ़ाने के अन्य तरीके भी होने चाहिए।
हालांकि ये सघनता चेन्यांग पेटस्टो के अंदर की सघनता से तुलना नहीं कर सकती थी। आखिरकार चेन्यांग पेटस्टो में वर्तमान में 1500 वर्ग मीटर के उस स्थान में लगभग 10 रहस्यमय आध्यात्मिक घासें रखी हुई थीं। नीची सोफे पर पालथी मारकर बैठे हुए लुओ चेन अपनी क्षीण मानसिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए गहन ध्यान में लीन हो गए। हालांकि वह अभी भी एक उत्कृष्ट एक सितारा प्रजनक था, वास्तव में साधना की इस अवधि के बाद और साधारण प्रजनकों की तुलना में उसकी जन्मजात रूप से कहीं अधिक मानसिक शक्ति के कारण सैद्धांतिक रूप से अब उसे स्टेलर 4 स्टार बीस्ट मास्टर के स्तर पर माना जाना चाहिए। इसका मतलब ये था कि जब तक उसके पास बीस्ट मास्टर्स को विकसित करने के लिए उपयुक्त ज्ञान और तरीके होंगे, तब तक वह स्पिरिट बीस्ट 8 स्टार से नीचे के बीस्ट मास्टर्स को विकसित करने में सक्षम होगा। हालांकि वह अभी तक 9 सितारा से ऊपर की साधना करने या आत्मा जानवरों को राजा जानवरों में विकसित करने में सक्षम नहीं था, अन्यथा अभी जो स्थिति है वो घटित हो जाती। एक छोटा विस्फोट या कुछ अन्य समस्याएं होने की पूरी संभावना थी। जब लुओ चेन दोबारा जागा, तब शाम के 5 बज चुके थे। उसे याद आया कि वह दोपहर 2 बजे आया था। 3 घंटे पलक झपकते ही बीत गए। प्रतियोगिता के समाप्त होने का निर्धारित समय 5:30 बजे था और अब ये लगभग समाप्त हो चुकी थी। लुओ चेन को महसूस हुआ कि उसकी मानसिक शक्ति लगभग 1/4 तक ठीक हो गई है। हालांकि यह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन कम से कम अब वह कमजोरी महसूस नहीं कर रहा था। इसके बाद वह प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की प्रतीक्षा करने के लिए चौक पर लौटने की तैयारी करने लगा। वह ये नहीं भूला था कि प्रतियोगिता में भाग लेने का उसका प्रारंभिक उद्देश्य सिस्टम के कार्य के लिए था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वह पहला स्थान प्राप्त कर पाएगा। लू चेन थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसने वास्तव में अपना पूरा प्रयास किया था। अगर वह वाकई चैंपियनशिप नहीं जीत पाता, तो वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। जब तक लुओ चेन दोबारा चौक पर पहुंचा, तब तक प्रतियोगिता वास्तव में अपने अंत के करीब पहुंच चुकी थी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अधिकांश प्रजनक पहले ही रुक चुके थे और उनके पाले हुए जानवर उनके बगल में खड़े थे। लुओ चेन ने दूसरों की साधना स्थिति पर एक नजर डाली और अचानक आत्मविश्वास से भर गया। उसके नजरिए से ऐसा प्रतीत होता था कि उन जानवरों में अपनी प्रारंभिक अवस्था से शायद ही कोई बदलाव आया था। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने अपने जानवरों को विकसित करने या कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने में सक्षम नहीं बनाया था। लुओ चेन को वास्तव में चिंता थी कि जो 2-3 लोग अभी भी लगन से अपने पशुओं का प्रशिक्षण कर रहे हैं, वे प्रतियोगिता की समय सीमा के भीतर इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया और प्रतियोगिता समाप्त होने से ठीक 1 मिनट पहले अंतिम प्रजनक ने आखिरकार अपनी साधना पूरी कर ली। इसी के अनुरूप हंटिंग हाउंड में एक जबरदस्त परिवर्तन आया, जिसने इतने लंबे और लगनपूर्ण अभ्यास के बाद उसे निराश नहीं किया। लुओ चेन ने हंटिंग हाउंड की जांच की, जो थोड़ा बड़ा हो गया था, और पाया कि यद्यपि उसकी नस्ल में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन उसका रैंक स्पिरिट बीस्ट से किंग बीस्ट में पहुंच गया था। लुओ चेन ने अपनी छाती पर लगे बैज को देखा, उस पर 5 तारे चमक रहे थे, जो ये दर्शाते थे कि वह एक उत्कृष्ट पंच सितारा प्रजनक थे। लुओ चेन को तो ये भी संदेह था कि यह व्यक्ति शायद पहले से ही लूना ब्रीडर मूल्यांकन देने में सक्षम हो सकता है। उसका चेहरा कुछ हद तक परिपक्व लग रहा था, इसलिए संभवतः वह प्रतियोगिता में ऊपरी आयु सीमा में भाग ले रहा था। सच कहें तो 16 से 30 वर्ष की आयु ब्रीडर या बीस्ट मास्टर के लिए तीव्र विकास का दौर होता है, और इस दौरान 1 या 2 साल का अंतर भी परिणामों में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। अधिक उम्र के प्रजनक अपने संचित अनुभव के कारण वास्तव में अक्सर इन युवा प्रतिभागियों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होते हैं। जब सभी प्रजनकों ने अपनी खेती पूरी कर ली, तो न्यायाधीशों ने अंतिम चयन प्रक्रिया शुरू की। हालांकि चयन प्रक्रिया में केवल चांगहेंग और लुओ युहिंग ने ही मुख्य राय दी, जबकि अन्य 4 न्यायाधीशों ने मामूली योगदान दिया। काले कपड़े पहनी महिला एक दर्शक की तरह किनारे से उनकी बातचीत देखती रही। पूरी प्रक्रिया में पूरे आधे घंटे का समय लगा, जिसके दौरान उन्होंने 20 से अधिक प्रजनकों द्वारा पाले गए 40 जानवरों की जांच की। कुछ प्रजनकों के पशुओं ने न्यायाधीशों के बीच बहस छेड़ दी और उनके मूल्यांकन में कई मिनट लग गए, जबकि कुछ पशुपालकों के पशुओं का मूल्यांकन महज कुछ सेकंडों में ही कर लिया गया। बेशक जजों द्वारा गलतियां करने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि चांगहेंग और लुओ युहिंग दोनों ही चंद्र प्रजनक और राजा रैंक पशु स्वामी थे।
वे इन आध्यात्मिक प्राणियों के बारे में जानकारी को सटीक रूप से समझने में सक्षम थे। विशेष रूप से चांग हेंग कानून प्रवर्तन टीम के जानवरों के साथ अक्सर बातचीत करता था और उनसे बहुत अच्छी तरह परिचित था। सभी जानवरों की जांच करने के बाद न्यायाधीश मंच पर लौट आए। इस समय चौक में मौजूद ब्रीडर, बाहर मौजूद दर्शक और लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन सभी उत्साहित हो गए। ये जानते हुए कि यह अंतिम और महत्वपूर्ण क्षण था, सभी सतर्क हो गए। डिंग डिंग डिंग, अहम पल आ रहा है। आगे उच्च ऊर्जा की चेतावनी है। इतनी ऊर्जा, पूरा देखने के बाद तो मुझे पहले से ही पता है कि कौन आगे बढ़ेगा। मिस लुओ यूयू को आगे बढ़ना ही होगा। क्या आप उस छोटी लड़की की बात कर रहे हैं जो हंटिंग हाउंड को देखकर लगभग रोने ही वाली थी? क्या यही किंगयांग शहर के युवा प्रजनकों की ताकत है? ये हमारे हुआगांग शहर से कहीं ज्यादा खराब है। ये कुत्ता कहाँ से आया और यहाँ भौंक रहा है? जी हाँ, आपका हुआगांग शहर सबसे अच्छा है। अगर आप इतने सक्षम थे, तो पिछली बार हमारे नगर प्रमुख को आपकी सहायता के लिए क्यों भेजना पड़ा? जब हमारे शहर पर हमला हुआ था, तब हमने आपको मदद के लिए आते नहीं देखा। एहसान फरामोश। एक पल के लिए लाइव स्ट्रीम की पूरी स्क्रीन पर अकृतज्ञ शब्द छा गया। डॉट डॉट डॉट। अंतिम चर्चा के बाद फैंग की ज्ञान को अंतिम मूल्यांकन परिणामों की घोषणा करने के लिए चुना गया। एक दिन के प्रशिक्षण के बाद हमने किग्यांग शहर के युवा प्रजनकों की असाधारण क्षमता देखी है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में किग्यांग शहर आप लोगों की वजह से समृद्ध होगा। क्योंकि यह एक प्रतियोगिता है, इसलिए हमेशा एक निर्णय और एक विजेता होगा। जिन लोगों को अच्छी रैंकिंग नहीं मिली, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि यह अल्पकालिक साधना विधि आपके लिए उपयुक्त न हो, या हो सकता है कि सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अधिक संचय करने की आवश्यकता हो। कौन गारंटी दे सकता है कि हम आगे चलकर दूसरों को पीछे नहीं छोड़ देंगे? फैंग कियांग ने पहले प्रोत्साहन का एक लंबा भाषण दिया, फिर अपना गला साफ किया और आज की प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए। तीसरे स्थान की विजेता हैं जियांग येई। आज की प्रतियोगिता में उन्होंने एक स्पिरिट बीस्ट 3 स्टार पिंक स्पॉटेड बटरफ्लाई को स्पिरिट बीस्ट 5 स्टार में और एक स्पिरिट बीस्ट 8 स्टार हंटिंग हाउंड को स्पिरिट बीस्ट 9 स्टार में विकसित किया। उनकी बातें सुनकर नीचे चौक में खड़ी एक शांत युवती के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो वह परिणाम के प्रति बिल्कुल उदासीन हो। द्वितीय स्थान के विजेता हैं लियू युनजिंग। आज की प्रतियोगिता में उन्होंने सफलतापूर्वक स्पिरिट बीस्ट 9 स्टार हंटिंग हाउंड से किंग बीस्ट 1 स्टार स्तर तक की छलांग लगाई। लियू युनजिंग ने आज केवल एक ही जीव का अभ्यास किया, और शिकारी कुत्ते को इस स्तर तक सफलतापूर्वक विकसित करना एक बड़ी जल्दबाजी थी। दूसरे जीव के लिए उनके पास न तो ऊर्जा थी और न ही समय। इसी तरह नीचे वाले चौक में थोड़े परिपक्व चेहरे वाले एक व्यक्ति की आंखों में संदेह का भाव दिखाई दिया, मानो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे केवल दूसरा स्थान ही क्यों मिला। हालांकि उन्होंने तुरंत अपनी निराशा को छुपा लिया और उदासीनता से मुस्कुरा दिए। प्रथम स्थान के विजेता हैं लुओ चेन। आज की प्रतियोगिता में उन्होंने चोंगेर लोमड़ी के लिए एक नया विकास पथ खोजा है, जिसे युयिन चोंगेर लोमड़ी कहा जाता है। अपने शब्दों पर विचार करते हुए वह कुछ देर रुका, फिर आगे बोला। और हंटिंग हाउंड का विकास पथ ट्विन बॉर्न डॉग। हालांकि आज तक इसका पूरी तरह से सफल विकास नहीं हुआ है, लेकिन इसकी नस्ल पहले ही बदल चुकी है, और कुछ समय में ये पूरी तरह से एक किंग बीस्ट बन जाएगा। इसलिए आज की चैंपियनशिप जीतना उनके लिए पूरी तरह से उचित है। गरज गरज गरज, मैंने सही अनुमान लगाया, वही चैंपियन है। वह पूरी तरह सफल भी नहीं हुआ, वह चैंपियन कैसे हो सकता है? लियू युनजिंग ने एक वास्तविक, मूर्त राजा जानवर का विकास किया। क्या आप एक पूर्ण भोजन और निरंतर पूर्ण भोजन के बीच अंतर कर सकते हैं? यह एक विकास पथ है, एक ऐसा विकास पथ जो सभी शिकारी कुत्तों पर लागू होता है। ये बंदा तो वाकई विलक्षण है ना? इसने प्रतियोगिता के इन 2 दौरों में 3 प्रकार के राक्षसों को विकसित कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? चेन्यांग पेट स्टोर का मालिक। वो कुछ अजीब सी दुकान। फैंग की ज्ञान की बातें सुनकर लियू युनजिंग को आखिरकार समझ में आ गया कि वह क्यों असफल हुआ था। 2 बिल्कुल नए विकास पथ। अगर वह आज अपने दोनों जानवरों को किंग बीस्ट में भी विकसित कर लेता, तब भी वह उसका मुकाबला नहीं कर पाता। परिणामों की घोषणा करने के बाद फैंग की ज्ञान ने अंतिम पुरस्कारों की घोषणा करने से पहले सभी को थोड़ी देर चर्चा करने का इंतजार किया।
11वें से 20वें स्थान तक प्रत्येक विजेता को 20,000 स्पिरिट कॉइन का प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त होता है। चौथे से 10वें स्थान तक के विजेताओं को 1 लाख स्पिरिट कॉइन का पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरे और तीसरे स्थान के विजेताओं को नगर स्वामी के महल के खजाने से 7 लाख रुपए मूल्य की सामग्री चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। प्रथम स्थान के विजेता को 10 लाख मूल्य की सामग्री चुनने का अधिकार प्राप्त होने के साथ साथ मुक्सिन की ज्ञान पक्षी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। शुरुआती कुछ वाक्यों के दौरान सभी की प्रतिक्रिया शांत थी, लेकिन उनका आखिरी वाक्य निस्संदेह चौंकाने वाला था। मुक्सिन की ज्ञान पक्षी, ये नाम की ज्ञान शहर के हर निवासी को ज्ञात है। ये कीग्यांग शहर का संरक्षक जानवर था, जिसके बारे में निवासियों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया जाता था। हालांकि कीग्यांग शहर के वर्तमान निवासियों के लिए मुक्सिन कीग्यांग पक्षी 20 वर्षों से अधिक समय से दिखाई नहीं दिया है। लेकिन ठीक इसी वजह से कि नई पीढ़ी इसे एक किंवदंती की तरह मानती थी, ये तथ्य कि अब ये प्रथम स्थान के विजेता को आशीर्वाद प्रदान करेगी, सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मुक्सिन की ज्ञान पक्षी के घाव ठीक हो गए हों? वाह, तो ये सिर्फ एक किंवदंती नहीं थी। मैं वास्तव में उस विशालकाय जीव को देखना चाहता हूँ, जिसके नाम पर हमारे शहर का नाम पड़ा है। लोगों के चेहरे उत्साह या उम्मीद से भरे हुए थे और वे फैंग की ज्ञान की ओर मुड़ गए, जिन्होंने ये खबर सुनाई थी। एक राजा रेंट के पशु स्वामी के रूप में फैंग की ज्ञान ऑनलाइन चर्चाओं को नहीं देख सकता था, लेकिन वह मौके पर मौजूद निवासियों की टिप्पणियां सुन सकता था। सभी की भावनाओं को शांत करने के लिए उन्होंने और अधिक जानकारी का खुलासा किया। मुक्सिन की ज्ञान पक्षी अब लंबे समय तक जाग सकता है, इसलिए निकट भविष्य में यह अपनी नींद से सफलतापूर्वक जाग जाएगा। शायद केवल की ज्ञान शहर के वे बुजुर्ग निवासी ही, जिन्होंने 20 साल पहले उस भीषण आपदा का अनुभव किया था, आज के कीग्यांग शहर के लिए मुक्सिन कीग्यांग पक्षी के महत्व को समझ सकते हैं। इसके योगदान के बिना ये कहना मुश्किल है कि वर्तमान कीग्यांग शहर का अस्तित्व भी होता या नहीं। सबसे पहले मैं सभी प्रतिभागियों को आगे आकर अपने अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। फैंग कीग्यांग से सहमति मिलने पर क्यूईयू ने समारोह के अगले भाग को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। शीर्ष 3 विजेताओं को उनके समकक्ष मूल्य के भौतिक पुरस्कार स्वाभाविक रूप से मौके पर वितरित नहीं किए जाएंगे, इसके बजाय उन्हें नगर स्वामी के महल के खजाने में से चुनने की अनुमति दी जाएगी। फैंग क्विंग्यांग ने क्यूईयू को सामग्री चुनने के लिए लियू यूनजिंग और जियांग यी को लेने के लिए कहा, जबकि उसने लुओ चेन की ओर रुख किया। उसने लुओ चेन से कहा कि वो उसके साथ कीग्यांग शहर के पौराणिक जानवर मुक्सिन कीग्यांग पक्षी से मिलने चले। ऑनलाइन दर्शकों के विलाप के बीच लाइव प्रसारण को सीधे बंद कर दिया गया, जिससे उन्हें मुक्सिन कीग्यांग बर्ड को देखने का कोई मौका नहीं मिला। नगर स्वामी के महल में प्रवेश करते हुए लुओ चेन इस बार फैंग कीग्यांग के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए महल के एक गहरे हिस्से में चला गया। यह नगर स्वामी के महल का अपेक्षाकृत गहरा हिस्सा होना चाहिए। लुओ चेन ने देखा कि अधिक लोग जानवरों के साथ गश्त कर रहे थे और उनमें से अधिकांश उच्च स्तरीय स्पिरिट रैंक के जानवर थे। जब तक वे दोनों अंदर एक छोटे से चौक पर नहीं पहुंचे, तब तक लुओ चेन चौक में नियमित अंतराल पर बने लगभग 1 दर्जन प्रकाश द्वारों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तो नगर स्वामी के महल में भी अपने गुप्त क्षेत्रों के प्रवेश द्वार थे। फिर अगर उनकी दुकान में मौजूद दोनों गुप्त क्षेत्रों का पता भी चल जाए, तो यह अचानक नहीं लगेगा, है ना? ये गुप्त क्षेत्र शहर के बाहर के क्षेत्रों से अलग हैं। इन गुप्त क्षेत्रों में रहने वाले कुछ जीव बहुत कम खतरा पैदा करते हैं, और कुछ गुप्त क्षेत्र विशेष सामग्रियों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त हैं। और कुछ तो ऊपर से प्रदत्त समृद्ध गुप्त क्षेत्र हैं, जो विशेष रूप से भोजन उगाने के लिए बनाए गए हैं। गुप्त क्षेत्रों के भीतर मौजूद सभी खतरों को पहले ही दूर कर दिया गया है। अब वे सभी कीग्यांग शहर के भीतर संसाधनों के लिए आपूर्ति केंद्र हैं। फैंग कीग्यांग की बातें सुनकर लुओ चेन समझ गया कि वो उसे ही समझा रहा है, इसलिए उसने धीमी आवाज में उसे धन्यवाद दिया। फैंग कीग्यांग उसे चौक के ठीक बीच में स्थित हरे नीले प्रकाश से जगमगाते प्रकाश द्वार तक ले गई। मेरे पीछे रहो, निर्देश देने के बाद फैंग कीग्यांग सबसे पहले अंदर चली गई और लुओ चेन उसके ठीक पीछे पीछे चल रही थी। यह अनुभूति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसकी दुकान के प्रकाश द्वारों से गुजरना, इसमें कोई अंतर नहीं था। लुओ चेन ने इस गुप्त क्षेत्र के आंतरिक वातावरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। लुओ चेन को पहली ही छाप में जीवंतता का एहसास हुआ। चारों ओर हरे भरे पौधे उग रहे थे।
इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पौधों को स्पष्ट रूप से योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग ब्लॉकों में व्यवस्थित किया गया था और विभिन्न पौधों के क्षेत्रों के बीच संकरे रास्ते बने हुए थे। लुओ चेन को खेतों में छोटी आस्तीन वाली कमीज पहने बूढ़े किसान भी दिखाई दिए, जो लगन से इन पौधों की देखभाल करते प्रतीत हो रहे थे। हालांकि इन बूढ़े किसानों की संख्या ज्यादा नहीं लग रही थी। आखिरकार पहली नजर में लुओ चेन को केवल दो ही दिखाई दिए। इतने विशाल खेतों का प्रबंधन क्या सिर्फ ये दो लोग ही करते हैं? लुओ चेन और फेंग किग्यांग एक दूसरे से काफी परिचित थे, इसलिए वह इतना संकोच नहीं कर रहा था और उसने उत्सुकता से सवाल पूछा। फेंग किग्यांग मुस्कुराए और अर्थपूर्ण स्वर में बोली, ये दोनों ही काफी हैं, अन्यथा संसाधनों की बर्बादी होगी। लुओ चेन ने विशाल मैदानों को कुछ आश्चर्य से देखा। इतनी बड़ी जमीन सिर्फ दो लोगों द्वारा प्रबंधित। जानवरों की मदद से भी वे पूरी तरह से इसकी देखरेख नहीं कर सकते। इसके अलावा लुओ चेन ने यहाँ कई विशेष प्रकार के पौधे भी खोजे जिनकी सावधानीपूर्वक देखभाल की आवश्यकता थी। मानो लुओ चेन की आंखों में संदेह को भांपते हुए फेंग किग्यांग ने उसका कंधा पकड़ा और बूढ़े किसानों में से एक के पास चली गई। जिसे वह बूढ़ा किसान समझ रहा था, उसकी असली पहचान देखकर लुओ चेन को एहसास हुआ कि वह पहले गलतफहमी में था। यह कोई पुराना किसान नहीं था, ये स्पष्ट रूप से एक जीवित राक्षस था, लेकिन इसका रूप रंग भूसे से बुने हुए पुतले जैसा प्रतीत होता था। दूर से देखने पर मानव वस्त्र पहने हुए वह सचमुच एक जीवित व्यक्ति जैसा दिखता था। जाति स्पिरिट फॉर्म स्केरक्रो। रैंक स्पिरिट बीस्ट 7 स्टॉर्स। प्रकार मानसिक प्रकार लकड़ी प्रकार। स्थिति संतुष्ट मेहनती। योग्यता उत्कृष्ट। कौशल 1 स्पिरिट फॉर्मिंग अर्थ टियत स्पिरिट फॉर्म स्केरक्रो जन्मजात पौधारोपणशील होता है। पौधा प्राप्त होने पर यह उसकी विशेषताओं को तुरंत समझ सकता है और उसे उगाने और पोषण करने का तरीका जान सकता है। 2 किसान की आभा रहस्यमय स्तर स्पिरिट फॉर्म स्केरक्रो पौधों की खेती और कटाई की दोहराव वाली प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हो सकता है। 3 फसल चिन्ह पृथ्वी स्तर स्पिरिट फॉर्म स्केरक्रो द्वारा लगाए गए प्रत्येक पौधे पर एक फसल चिन्ह अंकित होगा। ये चिन्ह स्पिरिट फॉर्म स्केरक्रो को पौधे की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम बनाता है और 10 किलोमीटर के दायरे में स्पिरिट फॉर्म स्केरक्रो चिन्हित फसल तक तुरंत पहुंच सकता है। 4 किसान का हाथ रहस्यमय स्तर फसलों की बुवाई और देखभाल को सुविधाजनक बनाने के लिए स्पिरिट फॉर्म स्केरक्रो की मानसिक शक्ति हजारों फुर्तीले हाथों में संघनित हो सकती है, जो एक साथ हजारों पौधों की बुवाई या देखभाल कर सकती है। 5 बीज विस्फोट रहस्यमय स्तर स्पिरिट फॉर्म स्केरक्रो बीज बिखेरता है, जिससे वे ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और थोड़े समय में तेजी से बढ़ने लगते हैं। ऊर्जा अवशोषण का माध्यम मांस और रक्त, मिट्टी, आत्मा अयस्क आदि हो सकता है। विकास पथ आत्मा किसान बिजू का कृषि प्रबंधक की आत्मा। विकास की शर्तें आत्मा प्राणी 9 सितारे और 9 अलग अलग पौधों की आभा का सेवन। सभी जानकारियों को देखने पर पता चलता है कि हालांकि यह एक स्पिरिट बीस्ट था, लेकिन इसमें कोई आक्रामक कौशल नहीं था। सीड बर्स्ट तो उसका केवल आधा हिस्सा ही प्रतीत होता था। एक चुना हुआ किसान, लेकिन चूंकि उसे खेती करना पसंद था, इसलिए वह काफी अच्छा विकल्प लगा। हालांकि इसका केवल एक ही विकास पथ था, जिसे काफी दुर्लभ माना जाना चाहिए। जैसे ही लुओ चेन ने उस जानवर के बारे में दी गई जानकारी को पढ़ना समाप्त किया, फेंग किग्यांग उसके पास खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। तो इसे पढ़ने के बाद आपके क्या विचार हैं? मैं इसे विचार तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे बस जिज्ञासा है। अगर इस तरह के जानवर को कृत्रिम रूप से पैदा नहीं किया गया होता, तो यह निश्चित रूप से जंगल में जीवित नहीं रह पाता। इस प्रकार के जानवर को वास्तव में कृत्रिम रूप से पाला गया था, और यह हेल्डर झुआंग के लिए अद्वितीय है, जो उनके संग्रह में अज्ञात विकास पथ वाले कुछ जानवरों में से एक है। लुओ चेन ने समझदारी से सिर हिलाया। मैं समझ गया, एल्डर जूंग सचमुच अद्भुत हैं। तो क्या आपके पास इस राक्षस के विकास के लिए कोई प्रेरणा है? लुओ चेन ने फेंग किग्यांग द्वारा जानकारी निकालने के प्रयास को अनसुना करने का नाटक किया और कुछ अफसोस के साथ कहा, मैंने इस तरह के जीव को पहले कभी नहीं देखा या सुना है, तो मैं अचानक इसके विकास पथ पर शोध कैसे कर सकता हूँ? हालांकि अगर नगर स्वामी फेंग मुझे एक वापस ले जाने की अनुमति दे दे, तो शायद मैं कुछ समय बाद इस पर शोध कर सकूं। फेंग किग्यांग के मन में खतरे की घंटी बज उठी और उसने तुरंत मना कर दिया, तुम्हारे लिए आगामी मध्य शहर प्रतियोगिता महत्वपूर्ण है, फिलहाल इन चीजों पर शोध न करें।
उसे सचमुच डर था कि लुओ चेन विकास के बहाने स्पिरिट फॉर्मर स्केयरक्रोज को गुप्त क्षेत्र से बहला फुसलाकर ले जाएगा। ये जानना जरूरी है कि इन सभी स्पिरिट फॉर्मर स्केयरक्रो की गिनती शीर्ष पर की जाती है और एक भी स्केयरक्रो के गायब होने पर जांच शुरू हो जाएगी। चलो पहले मुक्सिन की ज्ञान पक्षी को ढूंढते हैं। मानो लुओ चेन को और कुछ कहने से रोकने के लिए फैंग की ज्ञान ने तुरंत अपना मुख्य उद्देश्य बताया। उसके बगल में 7 या 8 मीटर पंखों वाला एक बाज प्रकट हुआ और फैंग की ज्ञान ने लुओ चेन की बांह पकड़ ली और बाज की पीठ पर कूद गया। बेहतर होगा कि आप कसकर पकड़ लें, हमारा गंतव्य आसमान में है। आकाश में लुओ चेन ने ऊपर देखा और महसूस किया कि इस रहस्यमय क्षेत्र का सूर्य कुछ अजीब सा लग रहा था। यह बाहर वाले की तरह चकाचौंध करने वाला और आंखों को चुभने वाला नहीं था, बल्कि एक गोलाकार वस्तु थी जो हल्की रोशनी बिखेर रही थी। हालांकि उसका प्रभामंडल सियान रंग का था और जब वह जमीन पर गिरा तो वह चमकदार सफेद रंग में बदल गया। इसलिए शुरू में लुओ चेन ने सूर्य के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं देखा था। इसलिए लुओ चेन ने फैंग की ज्ञान की ओर देखा और आकाश में नीले रंग के सूर्य की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा मतलब ऊपर वाले सूर्य से है। फैंग की ज्ञान की निगाहें लुओ चेन की उंगली का पीछा करते हुए सूर्य की ओर गईं और उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक जटिल भावना झलक रही थी। कसकर पकड़ो, यह जमीन से 10,000 मीटर ऊपर है। अपने नीचे मौजूद विशालकाय पक्षी की पीठ पर आज्ञाकारी ढंग से बैठा हुआ लुओ चेन घबराहट में उसकी पीठ पर मौजूद कुछ लंबे सख्त पंखों को कसकर पकड़े हुए था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह नीचे न गिर जाए। लुओ चेन को तैयार देखकर फैंग की ज्ञान नीचे झुक गई और धीरे से विशाल पक्षी की पीठ थपथपाए, मानो उसे कोई विशेष विचार व्यक्त कर रही हो। फैंग की ज्ञान का आदेश प्राप्त करते ही उस विशालकाय पक्षी ने अपने पंख फैला दिए और उनके बीच वायु प्रकार की कोमल मौलिक शक्ति का प्रवाह होने लगा। अपने पंख फड़फड़ाए बिना ही विशालकाय पक्षी धीरे धीरे गोलाकार गति में ऊपर की ओर चढ़ने लगा। शायद लुओ चेन को जगह देने के लिए विशाल पक्षी की उड़ान की गति धीमी थी और यह काफी झुके हुए कोण पर ऊपर उठा। इसके अलावा एक मोटी विंड शील्ड ने लुओ चेन की रक्षा की, जिससे सामने से आने वाली हवा का प्रवाह अवरुद्ध हो गया। रेस एज और क्लाउड ईगल किंग। रैंक किंग बीस्ट 4 सितारा। प्रकार पवन प्रकार जल प्रकार। स्थिति केंद्रित, एक छोटे बच्चे की देखभाल करने में असहायता। योग्यता अच्छी। कौशल 1 पवन ढाल गहन स्तर एज और क्लाउड ईगल किंग पवन प्रकार की मौलिक शक्ति को संघनित करके एक ढाल बनाता है जो वायु प्रवाह या अन्य पवन प्रकार के हमलों को रोकता है। कौशल 2 क्लॉ स्ट्राइक पीला स्तर एज और क्लाउड ईगल किंग अपने शिकार पर हमला करने के लिए अपने बेहद तेज पंजों का इस्तेमाल करता है। 3 विंड ब्लेड प्रोफाउंड टियर लक्ष्य पर हमला करने के लिए विंड ब्लेड को बुलाता है। 4 विंड ब्लेड एरे प्रोफाउंड टियर एज और क्लाउड ईगल किंग अपने पंखों के बीच से कई विंड ब्लेड दागकर लक्ष्य पर प्रहार करता है। 5 फेदर ब्लेड स्टॉर्म अर्थ टियर एज और क्लाउड ईगल किंग मायावी पंखों को संघनित करके क्षेत्र पर विनाशकारी कारपेट स्ट्राइक शुरू करता है। 6 विंड वॉक प्रोफाउंड टियर अपने आप को घेरने के लिए पवन प्रकार के तत्वों को आमंत्रित करता है, जिससे इसकी गति में काफी वृद्धि होती है। विकास पथ वर्तमान में अनुपलब्ध। यह अपेक्षाकृत एक पारंपरिक राजा श्रेणी का जानवर था, लेकिन लुओ चेन का अनुमान था कि यह फैंग की ज्ञान का मुख्य युद्धक जानवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने अपने पिता को ये कहते सुना था कि वह पहले से ही किंग रैंक का 6 स्टार बीस्ट मास्टर प्रतीत होता है और उसे नहीं पता था कि हाल ही में उसमें कोई सुधार हुआ है या नहीं। जब लुओ चेन विचारों में डूबा हुआ था, तब उसकी स्थिति लगातार ऊपर उठती गई और वह लगभग 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। जैसे जैसे लुओ चेन नीले रंग के सूर्य के करीब पहुंचा, उसे आसपास के तापमान में कोई वृद्धि महसूस नहीं हुई, मानो सूर्य केवल प्रकाश प्रदान कर रहा हो, न कि सूर्य की सामान्य गर्मी। लुओ चेन अंततः ये देख सका कि सूर्य के भीतर किस प्रकार का अस्तित्व था। वह आमतौर पर एक विशाल पक्षी की आकृति को पहचान सकता था, जिसका समग्र पंख हरा नीला दिखाई दे रहा था और उसकी चोंच, आंखों के कोनों, पंखों और पूंछ के पंखों के सिरों पर केवल सुनहरे रंग के हल्के निशान थे। हालांकि यह वर्तमान में अपनी आंखें बंद करके सुप्त अवस्था में था, इसका पूरा शरीर मुड़ा हुआ था, जिससे इसकी पूरी उपस्थिति को पूरी तरह से देखना असंभव था। फिर भी इससे निकलने वाली शांत और निर्मल आभा पहले से ही मनमोहक थी।
लुओ चेन को ये स्वीकार करना पड़ा कि अब तक उसने वास्तविक दुनिया में जितने भी जानवर देखे थे, उनमें से ये सबसे सुंदर और मनमोहक था। बेशक उसके दोनों जानवर प्यारे थे, लेकिन अभी तक उन्हें सुंदरता, शालीनता या आकर्षकता से नहीं जोड़ा जाता था। जहां तक रंगीन ध्वनि आत्मा फिंच की बात है, जब यह अपना मुंह नहीं खोलती थी तो ये काफी सुंदर दिखती थी, लेकिन एक बार जब यह अपना मुंह खोल देती थी, तो यह इतनी भद्दी लगती थी कि इसे देखना असहनीय हो जाता था। अचानक कुछ याद आने पर लुओ चेन ने संकोचपूर्वक अपनी सत्य दृष्टि का उपयोग करके इस जानवर की जानकारी की जांच की। शुरुआत में उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। हालांकि किसे पता था कि यह जानवर वास्तव में किंग बीस्ट श्रेणी का है, और स्पिरिट रैंक बीस्ट मास्टर लुओ चेन इसकी जानकारी देखने में पूरी तरह सक्षम था। जाति मक्सिन क्विंगयांग पक्षी। रैंक किंग बीस्ट 9 स्टार, डेसोलेट बीस्ट 1 स्टार। प्रकार लकड़ी का प्रकार, प्रकाश का प्रकार, सूर्य का प्रकाश। अवस्था निष्क्रिय, कमजोर, निरंतर प्रतिगामी। योग्यता उत्तम। कौशल 1 लकड़ी का हृदय, पृथ्वी स्तर। लकड़ी के हृदय वाले जानवर में बेहतर पुनर्प्राप्ति क्षमता, लंबी आयु और लकड़ी के प्रकार का उपयोग करते समय अतिरिक्त बोनस होगा। कौशल 2 कीग्यांग, पृथ्वी स्तर। मुक्सिन कीग्यांग पक्षी कीग्यांग को बुलाता है या उसमें परिवर्तित हो जाता है। कीग्यांग द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पौधों या पौधे प्रकार के जानवरों के विकास को बढ़ावा दे सकता है और लगातार चोटों को ठीक कर सकता है। 3 जेड स्पिरिट लाइट, प्रोफाउंड टियर। लक्ष्य के शरीर की सतह को जेड स्पिरिट लाइट की एक परत से घेर लेता है। ये प्रकाश ऊर्जा प्रकार के हमलों के प्रति लक्ष्य के प्रतिरोध को काफी हद तक बढ़ा सकता है। 4 संक्षारक बीज, गहन स्तर। मुक्सिन की ज्ञान पक्षी ऐसे बीज बिखेरता है जो लक्ष्य के शरीर की सतह से चिपक जाते हैं, फिर जड़ पकड़ लेते हैं और लक्ष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। विकास के लिए लक्ष्य के मांस और रक्त का उपयोग करते हैं। 5 हरा भरा वन क्षेत्र, पृथ्वी स्तर। मुक्सिन की ज्ञान पक्षी एक निश्चित सीमा का क्षेत्र बनाता है। इस क्षेत्र के भीतर मुक्सिन की ज्ञान पक्षी द्वारा उगाए गए विभिन्न प्रकार के पौधों की एक बड़ी संख्या उगेगी, लेकिन क्षेत्र के भीतर के पौधे बेकाबू हो जाएंगे और क्षेत्र के भीतर के लक्ष्यों पर हमला करेंगे। 6 लकड़ी के दिल का आशीर्वाद, पृथ्वी स्तर। मुक्सिन की ज्ञान पक्षी संग्रहित आध्यात्मिक लकड़ी के सार का सेवन करके लक्ष्य को आशीर्वाद प्रदान करता है, जो बिना किसी उपभोग के लक्ष्य की मानसिक शक्ति और शारीरिक क्षमता को बहुत बढ़ा सकता है। 7 असंख्य पंखुड़ी उड़ान, गहन स्तर। फुर्तीली शाखाएं और पंखुड़ियां लक्ष्य पर हमला करने के लिए कठोर नुकीले हथियारों में बदल जाती हैं। 8 जंगली विकास, गहन स्तर। जहां कहीं भी मुक्सिन की ज्ञान पक्षी का प्रकाश पड़ता है, वह लक्षित पौधों को उनकी भौतिक आकार सीमा से आगे बढ़ने के लिए नियंत्रित कर सकता है, लेकिन ये क्रिया संबंधित पौधों की क्षमता को कम कर देगी। विकास पथ वर्तमान में अनुपलब्ध। लुओ चेन अपने सामने मौजूद मुक्सिन की ज्ञांग बर्ड की जानकारी को खाली निगाहों से घूर रहा था। फैंग की ज्ञांग ने गंभीर भाव से मुक्सिन की ज्ञांग पक्षी की ओर हल्का सा सिर हिलाया, और कुछ समय बाद उसके हाथ में एक नीला पंख प्रकट हुआ, जिसकी शैली मुक्सिन की ज्ञांग पक्षी के पंखों के समान थी। प्रभु की ज्ञांग, चैंपियन को लाया गया है। पंख हल्की सी चमक रहा था, और मुक्सिन की ज्ञांग पक्षी, जो नीले प्रकाश के गोले के भीतर कुंडली मारकर बैठा था, धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी लंबी गर्दन को थोड़ा सा हिलाया। फिर उसके चारों ओर का प्रकाश का गोला विलीन हो गया, और उसकी जगह एक सियान रंग का प्रभामंडल बन गया जिसने उसे घेर लिया, और उसके पंख खूबसूरती से फैल गए। शरीर के बराबर लंबी, नीले रंग की पूंछ के पंख, विलों की शाखाओं की तरह धीरे धीरे लहरा रहे थे। जब मुक्सिन की ज्ञान पक्षी ने अपनी पूरी बॉडी को उसकी आंखों के सामने फैलाया, तभी लुओ चेन को सीधे तौर पर यह एहसास हो पाया कि वो कितना विशाल था। शायद वो खुद उसके एक पंख के बराबर भी बड़ा नहीं था। अपने शरीर को फैलाने के बाद लुओ चेन को आखिरकार अपने कान में एक कोमल लेकिन कुछ कमजोर महिला की आवाज सुनाई दी। क्या आप इस पीढ़ी में कीग्यांग शहर के सबसे उत्कृष्ट युवा पशुपालक हैं? मुक्सिन की ज्ञान पक्षी की सुंदर मुद्रा से चौंककर नींद से जागते हुए लू चेन ने खुद को संभाला और विनम्र स्वर में उत्तर दिया, मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं सबसे उत्कृष्ट था, मुझे बस थोड़ी सी किस्मत का साथ मिला। लुओ चेन के दृष्टिकोण से, हालांकि वह मुक्सिन की ज्ञान पक्षी का चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि एक तीव्र निगाह उस पर पड़ रही है। मनुष्य हमेशा विनम्र रहना पसंद करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको अपना आशीर्वाद दूं, मुझे आशा है कि आप एक शर्त मान लेंगे। उन्हें पता था कि यह आशीर्वाद प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा।
लुओ चेन को कोई खास निराशा नहीं हुई। यदि शर्त पूरी करना बहुत कठिन होता तो वह बस सहमत नहीं होते। कृपया बोलें, शर्त कठिन नहीं है। मुझे बस एक वादा चाहिए। जब आप पर्याप्त सक्षम हो जाएं, तो किग्यांग शहर के लिए एक और निर्जन पशु का विकास करें जो शहर की रक्षा कर सके। वह रुक गया, इस शर्त को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लुओ चेन ने इतनी कम प्रतिबंधात्मक शर्त की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा ये स्थिति स्वयं के लिए नहीं, बल्कि किग्यांग शहर के लिए थी। लेकिन क्या नगर प्रमुख फेंग ने यह नहीं कहा था कि आप अपनी निष्क्रियता से उबरने वाले हैं? उसने जो कहा वह गलत नहीं है, लेकिन मेरा पद गिर गया है और मेरी नींव बर्बाद हो जाने के कारण फिर से एक निर्जन जानवर बनना मूल रूप से असंभव है। अगर मैं पूरी तरह से निष्क्रियता से जाग भी जाऊं, तो भी मेरे पास वह युद्ध शक्ति नहीं होगी जो पहले थी। भविष्य में मैं किग्यांग शहर की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल इसकी रैंकिंग किंग बीस्ट 9 स्टार और डेसोलेट बीस्ट 1 स्टार के बीच घटती बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ समय बाद ये संभवतः किंग बीस्ट 7 या 8 स्टार तक गिर जाएगी। तब तक ये किग्यांग शहर की मौजूदा शीर्ष युद्ध शक्ति के समान होगा, लेकिन एक मूलभूत अस्तित्व बनने के लिए अपर्याप्त होगा। लुओ चेन ने मुक्सिन किग्यांग पक्षी के प्रति अपने अफसोस को एक तरफ रख दिया और कुछ गंभीरता से बात की। मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। मुक्सिन किग्यांग पक्षी की स्थिति उसके लिए बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका आशीर्वाद उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसे अब तेजी से विकास करने की आवश्यकता थी। इस दुनिया में अधूरे वादे सबसे अधिक व्यर्थ होते हैं। इसलिए लुओ चेन की सहमति सुनकर मुक्सिन किग्यांग बर्ड के लहजे में जरा भी बदलाव नहीं आया। अपने अनुबंधित जानवर को बुलाओ। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह आशीर्वाद उसे अपने पशु के साथ ही मिल सकता है, और लुओ चेन की आंखें तुरंत चमक उठीं। अगले ही पल उसके दोनों छोटे बच्चे उसके बगल में प्रकट हो गए। वे दोनों नन्हे बच्चे, जिन्हें अभी तक राज्य की अवधारणा समझ में नहीं आई थी, अचानक खुद को आसमान में बहुत ऊपर एक विशाल पक्षी की पीठ पर बैठे हुए पाए। क्लाउड वेल ताई कियान ठीक थी, बस थोड़ी हैरान थी, लेकिन दो पूंछ वाली बिल्ली लेक्सियन की आंखों में डर की झलक दिखाई दी और उसके पंजों ने लुओ चेन के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। बेबस होकर लुओ चेन को उसे दिलासा देने के लिए अपनी बाहों में उठाना पड़ा। क्लाउड वेल उत्सुकता से लुओ चेन के आसपास तैर रही थी, स्पष्ट रूप से वो वहां अच्छी तरह से ढल गई थी। ये दोनों छोटे बच्चे बहुत ही शानदार हैं, और ये दोनों ऐसी नस्लें हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। इनमें अपार संभावनाएं दिखती हैं। मुझे अचानक उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब आप अपना वादा पूरा कर सकेंगे। लुओ चेन के दिलासा देने के बाद उसकी बाहों में लेक्सियन की भावनाएं तुरंत स्थिर हो गईं। लेक्सियन के सिर से अपना हाथ हटाते हुए लुओ चेन ने उसे सामने स्थित मुक्सिन की ज्ञान पक्षी की ओर देखने का इशारा किया, जिसका अंतर्निहित अर्थ ये था कि भविष्य में ये पक्षी इसी तरह की खूबसूरत दिशा में विकसित हो। मुक्सिन की ज्ञान बर्ड की बातें सुनकर लुओ चेन ने धीरे से लेक्सियन की ठुड्डी उठाई और फिर कहा, यदि मैं भविष्य में इसे हासिल कर लेता हूँ, तो मैं आज दिए गए भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। मुक्सिन की ज्ञान पक्षी ने अचानक अपने पंख फड़फड़ाए और लुओ चेन और उसके साथियों के ऊपर ऊंचाई पर चक्कर लगाने लगा। फिर उसके चक्कर लगाने के ठीक केंद्र में नीले रंग का एक प्रकाश का गोला बनता हुआ दिखाई दिया। जब कि ज्ञान नीचे उतरे, तो तुम और तुम्हारा जानवर इधर उधर मत भागो। कोई नुकसान नहीं होगा। फैंग की ज्ञान ने स्वेच्छा से एज और क्लाउड ईगल किंग की पीठ छोड़ दी और कुछ भावों के साथ धीरे धीरे लुओ चेन की ओर उतरते हुए प्रकाश के गोले को देखने लगी। प्रकाश का गोला बहुत तेजी से नीचे आया और जल्द ही उसने लुओ चेन और उसके दोनों छोटे बच्चों को घेर लिया। जहां तक इसके अनुभव की बात है, लुओ चेन ने केवल इतना महसूस किया कि एक शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही है और फिर धीरे धीरे उसके शरीर को पोषण दे रही है। यहाँ तक कि उसकी मानसिक दुनिया भी तेजी से मजबूत होती चली गई। उसकी मानसिक दुनिया, जिसमें मूल रूप से केवल 3 तारे थे, ने 2 नए तारे ऐसे बना लिए मानो वे स्वतंत्र हों। यानी लुओ चेन की वर्तमान मानसिक शक्ति एक तारकीय पंच सितारा प्रजनक के स्तर तक पहुंच चुकी थी। यदि उसका जानवर सफलतापूर्वक इस स्तर को पार करके राजा जानवर बन जाता है, अपनी वर्तमान क्षमता के साथ वह लूना ब्रीडर बनने के लिए होने वाले मूल्यांकन में भाग लेने का पूरा प्रयास कर सकता है। एक व्यक्ति और 2 जानवरों को देखकर, जो पूरी तरह से गहरी नींद में सो गए थे, एक कोमल आवाज सुनाई दी, इन्हें वापस ले जाओ। फैंग की ज्ञान एज और क्लाउड ईगल किंग के पीछे लौट आया और हिचकिचाते हुए चेहरे के साथ उसने अपना सवाल पूछा।
क्या वाकई आपके घाव ठीक नहीं हो सकते? इस समय मुक्सिन किग्यांग पक्षी अपनी कुंडली मारकर बैठने की मुद्रा में वापस आ गया था, मानो वह फिर से गहरी नींद में सो जाने वाला हो, और उसके शब्द कुछ दूर और लंबे लंबे लगने लगे थे। मुझे और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। संसाधनों का उपयोग कहीं और करें। आवश्यकता पड़ने पर मैं अपनी शेष ऊष्मा का कुछ हिस्सा योगदान कर सकता हूँ। ये कहने के बाद मुक्सिन किग्यांग पक्षी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी तरह से गहरी नींद में सो गया, एक बार फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में नीले सूर्य के समान बन गया। कुछ समय के लिए ये स्थान शांत हो गया, केवल फैंग किग्यांग और मेहनती एजोर क्लाउड ईगल किंग, जो एक वाहन के रूप में सेवा कर रहा था, ही जागते रहे। डॉट 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 कुछ समय बाद लुओ चेन की चेतना धीरे धीरे वापस लौट आई और वह अपने शरीर के भीतर जागृत हो गया। हवा में लटकते बिस्तर के पर्दे, प्राचीन सजावटें, यह न तो उनके घर की शैली थी, न ही पालतू जानवरों की दुकान की सजावट। क्या उसने दोबारा पुनर्जन्म लिया था, या प्राचीन काल में पुनर्जन्म लिया था? लुओ चेन को सोने से पहले की स्थिति याद आई। उसने और उसके दो जानवरों ने मुक्सिन किग्यांग पक्षी का आशीर्वाद प्राप्त किया था, और फिर वे गहरी नींद में सो गए थे। फिर उसने अपनी आंखें खोली और इस अपरिचित स्थान को देखा। हाँ, जानवर। लुओ चेन अचानक उठ बैठा और उसने देखा कि उसके दोनों छोटे बच्चे उसके बगल में गहरी नींद में सो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे जल्द ही जागने वाले नहीं हैं। हालांकि लुओ चेन ने राहत की सांस ली। उसके दोनों छोटे बच्चे वहां मौजूद थे, जिससे ये साबित हो गया कि उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ था। तो क्या यह नगर प्रमुख का महल था? फैंग किग्यांग ने जब उसे और उसके दो जानवरों को सोते हुए देखा, तो क्या उसने उनके ठहरने का इंतजाम नगर प्रमुख के महल में किया था? लुओ चेन ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके अपने दोनों बच्चों की वर्तमान स्थिति की जांच की। ये पुष्टि करने के बाद कि वे वास्तव में गहरी नींद में थे और उन्हें कोई अन्य समस्या नहीं थी, उसने उन दोनों को वापस अपने बीस्ट ब्रेसलेट में डाल दिया। लुओ चेन ने पुराने जमाने का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसे अब किसी से मिलकर मौजूदा हालात के बारे में पूछना जरूरी था। सौभाग्य से वह दरवाजे से बाहर मुश्किल से 2 कदम ही चला था कि उसने एक कर्मचारी को देखा जो सफाई करता हुआ प्रतीत हो रहा था। तुम जाग रहे हो? लुओ चेन के कुछ बोलने से पहले ही युवा महिला कर्मचारी ने आश्चर्य से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति उसे जानता है, इसलिए लुओ चेन ने पूछा, क्या यह नगर स्वामी का महल है? क्या आप मुझे अपने नगर स्वामी से मिलवा सकते हैं? ठीक है, यह नगर प्रमुख का महल है। नगर प्रमुख फैंग ने निर्देश दिया है कि आपके जागने के बाद आपको उनके पास लाया जाए। इस तरफ आइए। ये कहते हुए उस युवती ने लुओ चेन के लिए रास्ता दिखाया। कई मुड़ों और घुमावों के बाद, काफी देर तक चलने के बाद, वह लुओ चेन को एक विशाल और रोशनीदार कमरे में ले गई। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आइए, एक सौम्य लेकिन कुछ हद तक अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई दी। उस युवती ने धीरे से दरवाजा खोला और लुओ चेन को अकेले अंदर आने का इशारा किया। कमरे में प्रवेश करते ही लुओ चेन ने फैंग किग्यांग को एक बड़ी मेज पर बैठे हुए देखा, जो जाहिर तौर पर किसी काम में व्यस्त थी। उसने अंदर आए लुओ चेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम जाग गए। अब कैसा महसूस कर रहे हो? यहाँ आते समय ही लुओ चेन को देर से एहसास हुआ कि उसकी मानसिक शक्ति और शारीरिक क्षमता में काफी सुधार हुआ है। अब उसकी मानसिक दुनिया में मौजूद मानसिक शक्ति 5 सितारों में सिमट गई थी, और अभी भी बहुत सारी शक्ति उसकी मानसिक दुनिया में निष्क्रिय अवस्था में बची हुई थी, जो इसे पोषित करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। अगर लुओ चेन प्रतियोगिता से उस हंटिंग हाउंड को फिर से विकसित कर पाता, तो वह इस बात की गारंटी दे सकता था कि वह अपर्याप्त मानसिक शक्ति के कारण असफल नहीं होगा। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। नगर स्वामी फैंग, आपके आतिथ्य सत्कार के लिए धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। रुको, क्या तुम अपने चैंपियन का पुरस्कार लेने नहीं जा रहे हो? फैंग किग्यांग ने उसे रोकते हुए कहा। तभी लुओ चेन को याद आया कि उसने अपने चैंपियन पुरस्कार का केवल एक हिस्सा ही प्राप्त किया था। उसके पास अभी भी 10 लाख स्पिरिट कॉइन मूल्य की सामग्री चुनने के लिए बाकी थी। तो मैं पहले सामग्री का चयन कर लूंगा। अंत में लुओ चेन फैंग किग्यांग के साथ पहले नगर स्वामी के महल के गोदाम में पर्याप्त सामग्री का चयन करने के लिए गए और फिर चेन्यांग पेटस्टो लौट आए। चेन्यांग पेटस्टो के परिचित दरवाजे को देखकर लुओ चेन को ऐसा लगा जैसे वह बहुत लंबे समय से वापस नहीं आया हो। वास्तव में काफी समय बीत चुका था,
क्योंकि रास्ते में लुओ चेन ने अपना टर्मिनल खोला तो पाया कि वह पूरे 5 दिनों तक सोया था। अब 27 जुलाई का दिन था और अब उनके लिए उन कुछ परिवारों को वे सामग्रियां पहुंचाने का समय आ गया था जिनका उन्होंने वादा किया था। अगर वह कुछ और दिन सोता रहता तो वह इसे चूक जाता। ऐसा लग रहा था कि किस्मत अभी भी उसके साथ थी। चेन्यांग पेट स्टोर के बाईं ओर स्थित दुकान का दरवाजा कसकर बंद था। ये वही दुकान थी जो चांग वेहिंग ने उसे दी थी, लेकिन उसने अभी तक ये तय नहीं किया था कि इसे कैसे व्यवस्थित किया जाए। दाहिनी ओर स्थित दुकान ने किसी अज्ञात समय पर अपना साइनबोर्ड बदल दिया था और अब उसे किनकी पशु सामग्री की दुकान कहा जाता था। इन कुछ ही दिनों में सड़क पर काफी बदलाव देखने को मिले। लुओ चेन ने धीरे से चेन्यांग पेट स्टोर का दरवाजा खोला। मैनेजर, आपका घर में स्वागत है। तो दोस्तों, लुओ चेन और उसकी बीस्ट शॉप की रोमांचक कहानी का यह सफर यहीं रुकता है। लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या लुओ चेन हर जानवर के उस गुप्त इवोल्यूशन मार्ग को खोज पाएगा? क्या उसकी दुकान इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन पाएगी? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर जताएं और इस बीस्ट टेमिंग की दुनिया का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको लू चेन का यह सीक्रेट सिस्टम और उसका अंदाज कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।